आज हम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की ही नहीं बल्कि डिटेल्ड मेडिकल साइंस की भी बातें करेंगे जो एस्थमा को हील करने में मदद करेंगी। आज इस पॉडकास्ट में हमारे बीच हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट्स डॉक्टर पुनीत त्यागी। ये एक क्रॉनिक किस्म की डिजीज होती है जो हमारे एयरवेज हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। दुनिया से स्मोकिंग को वाइप आउट कर दें तो हमारी आधी बीमारियां जो है खत्म हो जाएंगी। इन्फेक्शियस डिजीजेज तो ठीक है, मेडिकल साइंस ठीक करती है। जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है जैसे एस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, एपिलेप्सी है और भी बहुत सारी, उसमें हमेशा मेडिकल साइंस ये क्यों कहता है इसको ठीक नहीं किया जा सकता और इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। और भाई कैसे मैनेज किया जा सकता है? तो दवाई खा के। कब दवाई लेनी पड़ेगी? हर रोज। और कब तक लेनी पड़ेगी? मरते दम तक। तो इस पे एक थियोरी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ये बनाया हुआ है जिससे कि इलाज नहीं हो सके और आप पूरी जिंदगी अगर खाते रहे तो अरबों रुपए उससे क्रिएट होते हैं। लेकिन अगर आप उसको क्योर कर दे 1-2 साल में, 3 साल में, जो भी है, तो फिर तो कुछ भी जनरेट नहीं होगा। तो बिजनेस मॉडल के कारण ऐसा बहुत लोगों का कहना है। आपकी जो हेल्थ है उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। अब जितनी लाइफस्टाइल डिजीज, इतनी हेल्थ डॉक्टर्स के पाले में डाल दी है, जो कि सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। हम उसको नहीं रख रहे हैं। हमें लगता है कि अरे डॉक्टर तो है, वो देख लेगा, मुझे खाने दो जो मेरी इच्छा है, मुझे सिगरेट पीने दो, मुझे शराब पीने दो। अरे क्या है, अगर हार्ट की आर्टरी में अगर ब्लॉकेज होगा, क्या है, अरे छल्ले डलवा लेंगे, स्टेंट डलवा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, हमें मस्ती कर लेने दीजिए। सिजेरियन से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको एस्थमा होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। आप शौकिया सिजेरियन के लिए मत जाइए। शौकिया सिजेरियन एज इन की इस डेट को बर्थ करेंगे? जी, बिल्कुल। लेबर पेन्स नहीं लेना चाहते, या कई बार लोगों को ये करना है कि भाई इसी दिन का बर्थडे इस डेट पे फिलहाल होना चाहिए। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे नॉर्मल लेबर से हो सकता है बच्चा, वो लोग जानबूझ के बोलते हैं कि आप सिजेरियन कीजिए। वाई? बिकॉज पैसे उसमें ज्यादा होते हैं। नहीं, उसमें 2 चीजें हैं। डॉक्टर की लाइफ भी ईजी हो जाती है। सिजेरियन करना है, आपको पता है इस वक्त आएंगे, 15-20 मिनट का काम है, किया। अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी करनी है, आपको नहीं पता किस समय होगी। कभी खेलना शतरंज खुद से, कभी खेलना शतरंज खुद से और चाल चलना खुद पर, फिर जीत जा। हेलो एंड वेलकम टू द रेड एश शो विद आशीष लाल। आज के डिस्कशन का सिर्फ एक मकसद है कि कैसे एस्थमा यानी दमा के रोगियों की हेल्प की जा सके। मुझे 2006 से 2009 तक लगभग 2.5 साल सिवियर और क्रॉनिक एस्थमा था। एस्थमा मेडिकल साइंस में लाइलाज माना जाता है, लेकिन मैंने योगा, आयुर्वेदा और न्यूट्रिशनल थेरेपी की मदद से उसे पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर दिया। इनफैक्ट हज़ारों लोगों की मदद भी की। मैंने एक 8 चैप्टर वीडियो कोर्स भी बनाया जिसका नाम है हील एस्थमा यूजिंग योगा, आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी। इसका फर्स्ट चैप्टर आप www.redashtv.com पे जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी है। ये तो हो गई ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की बातें। आज हम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की ही नहीं बल्कि डिटेल्ड मेडिकल साइंस की भी बातें करेंगे जो एस्थमा को हील करने में मदद करेंगी। आज इस पॉडकास्ट में हमारे बीच हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट्स डॉक्टर पुनीत त्यागी। इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। स्क्रीन पे उनके बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इट्स एन ऑनर टू होस्ट हिम ऑन आवर पॉडकास्ट। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर पुनीत त्यागी। नमस्ते पुनीत जी। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे एस्थमा के बारे में, और आपसे बेहतर और कौन हो सकता है इसके बारे में बात करने के लिए। सो इट्स एन ऑनर टू होस्ट यू टुडे ऑन आवर पॉडकास्ट द रेड एश शो। सबसे पहले तो हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल पे शुरू करेंगे, और वो ये है कि एस्थमा होता क्या है एस्थमा? एक लेमैन को अगर समझाया जाए तो कैसे समझाएंगे? एस्थमा को समझाने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं छोटा सा जो है आपको हमारा जो लंग है या फेफड़ा है उसकी एनाटमी और उसका जो फंक्शन है वो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि ये जो है ना चीज़ें हमारी बीच बीच में आती रहेंगी और जिससे कि लोगों को समझना थोड़ा आसान होगा कि क्या है जी। तो अगर हम बात करें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिकली, तो एक तो आप देखिए इसमें जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये सिर्फ एक ऐसा जो लंग्स है हमारे, ऐसे ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूअसली एनवायरनमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि एयर है जो हमारे बॉडी में जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। सो इट इज़ दी लंग्स जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट से कंटिन्यूअसली जुड़े होते हैं।
ऑल्दो स्टमक भी जुड़ा होता है, लेकिन उसमें इतना फ्रीक्वेंसी नहीं है जितना कि लंग का है, वो तो कंटिन्यूस है। तो लंग की अगर हम बात करें, हमारे जो एयरवेज हैं वो हमारे नाक से स्टार्ट होके और लंग्स तक जाते हैं बेसिकली जी। तो उसमें एक हमारा मेन जो एयरवे होता है ट्रैकिया जिसको कि हम बोलते हैं वो है। उसके बाद जैसे ट्रीज की जो ब्रांचेस जो हैं वो जैसे अलग अलग होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, इसी तरह से जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक लेफ्ट मेन ब्रोंकाई और राइट मेन ब्रोंकाई, और ये लंग्स से जाके जुड़ जाते हैं और फर्दर इनकी ब्रांचिंग होती चली जाती है लंग्स में। अब जब लंग्स पे जाते हैं हम, तो लंग्स में एक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई, जो कि छोटे छोटे बलून की तरह होता है बेसिकली। तो जैसे ही हम जो सांस लेते हैं तो हमारे ट्रैकिया से, फिर ब्रोंकाई से, और फिर सेकेंडरी जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह हैं उनसे वो सारा एयर जो है एल्वियोलाई में जाती है, और वहाँ से ऑक्सीजन जो है ब्लड में ट्रांसफ़र होती है, और उसके बाद वो पूरी बॉडी में जाती है, सेल्स को सप्लाई होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा फ्यूल होता है बेसिकली। दूसरी चीज़ है कि जब ये ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज कर लेते हैं तो उसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है उसको वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको भी बाहर निकालना होता है। तो उसी तरह से जैसे ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू गई, उसी तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है, फिर से एल्वियोलाई में आती है, और इसको हम बाहर निकाल देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर ये जो एल्वियोलाई हैं हमारे लंग्स के अंदर, अगर हम इनकी एक सिंगल शीट बना के और इसको स्प्रेड करें तो इट कैन कवर अ लॉन टेनिस कोर्ट, इतने सारा जो है इस तरह से एल्वियोलाई होते हैं हमारे लंग्स में। तो अब जो आपका सवाल था कि एस्थमा है क्या, तो एस्थमा जो है हमारे जो एयरवेज हैं उनकी डिजीज़ है बेसिकली, और ये बेसिकली एयरवे में हमारे इन्फ्लेमेशन या इंजरी जैसे जब हो जाता है तो उसकी वजह से ये कॉज होता है, और ये एक क्रॉनिक किस्म की डिजीज़ होती है जिसमें कि जो हमारे एयरवेज हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, और दूसरा एयरवेज में रिएक्शन होने की वजह से बलगम की मात्रा बढ़ जाती है बेसिकली, और उसकी वजह से एयरवे कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से एक वीजिंग साउंड आती है, और बलगम बनने की वजह से खांसी आती है, और अगर ऊपर का एयरवे इन्वॉल्व है तो उसमें छींकें, नाक से पानी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एस्थमा इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ लंग्स ऑफ एयरवेज बेसिकली। इसमें आपने एक वर्ड यूज़ किया, इंजरी। जी जी जी। तो इंजरी मतलब किस प्रकार की इंजरी? देखिए, इंजरी मैंने एक लेमन टर्म में यूज़ किया उसको, वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन आप ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे कोई भी, अगर हम उसको बिल्कुल और सिंपल भाषा में बात करने की कोशिश करें, तो जैसे हमारे देश की सीमा पर सैनिक होते हैं, तो इसी तरह से हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया हमारे एयरवेज में आता है तो ये उसके अगेंस्ट अटैक करते हैं। तो जब अटैक होता है तो हमारा जो एयरवेज हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं बेसिकली, मतलब एक तरीके से एंग्री हो जाते हैं, तो उससे वहाँ पर इंजरी होती है, और ये म्यूकस प्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी वजह से होती हैं। अब दूसरा सवाल तो ऑब्वियस है कि ये कैसे होता है और क्यों होता है? हाँ, अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं एस्थमा होने के। नंबर 1 जो है वो जेनेटिक है बेसिकली। तो जेनेटिक कारण में जब भी हम कोई पेशेंट होता है तो उनकी हम हमेशा डिटेल्ड हिस्ट्री लेने की कोशिश करते हैं, और अक्सर हमें उसमें उनके मदर की साइड या फादर की साइड किसी ना किसी की फैमिली हिस्ट्री मिल जाती है जो ब्लड रिलेशंस में होते हैं। और जेनेटिक्स के अलावा नाउ देयर आर लॉट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज विच लीड्स टू एस्थमा बेसिकली। जैसे कि पॉल्यूशन। हाँ, पॉल्यूशन, इसमें पॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं बेसिकली। पॉल्यूशन है, उसके बाद में पैसिव स्मोकिंग। ठीक है, पैसिव स्मोकिंग आप हम मान के चलें कि अगर घर में कोई भी पेरेंट्स में से स्मोक करता है मान लीजिए, और फादर करते हैं या मदर करती हैं, और बच्चा बचपन में उस स्मोक को एक्सपोज होता है, तो इट कैन लीड टू एस्थमा लेटर इन लाइफ। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एस्थमा हो सकता है, जो कि अब आजकल हमें पता चल रहा है बेसिकली, जिसमें से कि एक कारण अभी है सिजेरियन से जो डिलीवरीज होती हैं बेसिकली। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों को इसका पता भी नहीं होगा। देखिए, एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। अब जो सिजेरियन है, सिजेरियन इज समथिंग जो कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी किसी वजह से नहीं हो सकती है, कोई कॉम्प्लिकेशन है,
तो सिजेरियन करना चाहिए। लेकिन अभी आजकल तो फैड बन गया है बेसिकली, एंड नंबर ऑफ सिजेरियंस हैव इंक्रीज लाइक एनीथिंग। तो उसमें जो बच्चे सिजेरियन से पैदा होते हैं उनमें जो स्टडीज़ में देखा गया है कि उनको अस्थमा होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है बजाय कि उन बच्चों के जिनके की नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है। उसका एक कारण है बेसिकली, देखिए जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो एकदम, उस बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है वो एकदम सप्रेस होती है बेसिकली, ठीक है। तो वो इस वजह से सप्रेस होती है क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट करने के लिए, तो कहीं वो माँ से लड़ाई ना करे, तो इसलिए वो इम्यून सिस्टम एकदम सप्रेस्ड रहता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है और वो बर्थ कैनाल के थ्रू जब निकलता है तो जो माँ के अंदर के बर्थ कैनाल में जो माइक्रोबायोम है, माइक्रोबायोम से मेरा मतलब है जो हमारे बॉडी में हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, वो सारे जो है बच्चे को मिलते हैं वहाँ से, और वो एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि सिजेरियन के द्वारा जो डिलीवरी हुई होती है तो उसमें नहीं मिलते। तो हमेशा जो भी बच्चे सिजेरियन से पैदा होते हैं उनमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। ऐसा नहीं कि हर किसी को अस्थमा होगा, बट देयर इज़ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग अस्थमा इन दीज चिल्ड्रन। तो और भी देखिए बहुत सारे कारण हैं अभी इसमें। एक जैसे हमारे देश में अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ हमारे यहाँ इन एंड आउट होता है बेसिकली, ठीक है। और बच्चों को, आप छोटे बच्चों को देखिए बचपन में जरा सा कुछ हुआ नहीं कि अरे एंटीबायोटिक दे दीजिए, खांसी दे देते हैं कुछ बिना पूछे भी। हाँ बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस जो बचपन में हो रहे होते हैं 70 to 80% जो इन्फेक्शंस होते हैं वो वायरल होते हैं। तो जिन बच्चों को, ये यूरोप में जो स्टडी की गई वहाँ देखा गया कि जिन बच्चों को बार बार बचपन में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तो उनका फिर से जो ये गट माइक्रोबायोम है ये अफेक्ट हो जाता है। ये अफेक्ट होता है तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो गड़बड़ा जाती है, और उससे इन लोगों को अस्थमा होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। और इस स्टडी के बाद वहाँ कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि बचपन में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और ये सब ना दी जाएं, बेसिकली अननेसेसरी ना दी जाएं। तो उससे उन्होंने देखा कि वो इंसिडेंस था जो अस्थमा का वहाँ पर कम हुआ बेसिकली। मेरी कज़न जर्मनी में रहती है, तो वो इंडिया में पहले रही, उसके बाद जर्मनी गई। तो वहाँ पे उनका सन पैदा हुआ और उसको एक बार बुखार हुआ तो वो डॉक्टर के पास गए। तो वो एंटीबायोटिक देते ही नहीं थे, कोई दवाई नहीं देते थे, नॉर्मल, और 5 दिन तक ये करते रहे और उसका टेम्परेचर बढ़ता रहा, इसकी हालत ख़राब हो गई थी। इवेंचुअली 5th डे के बाद उनको दिया गया। तो वो भी बता रही थी कि इंडिया में इतनी आसानी से दे दिया जाता है और हम लोग खुद भी ले लेते हैं, बट वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो जाता है। वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए ये सब कंट्रीज़ में ना ओवर द काउंटर आप एंटीबायोटिक्स नहीं खरीद सकते until and unless they are prescribed by some doctors। और इंडिया में तो क्या है कि यहाँ आप जाइए कोई भी एंटीबायोटिक खरीद के आप खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है बेसिकली। अच्छा, आपने जेनेटिक की बात की तो मैं अपने बारे में बताऊंगा। मुझे 2006 से 2009 लगभग 2.5 साल अस्थमा था, काफ़ी सिवियर था। मैं सुबह 2 पफ इनहेलर लेता था एस्थलिन पफ का, और दोपहर में लेता था और शाम को लेता था। बहुत ही बुरी हालत रहती थी। अगर जेनेटिक की बात करें तो मेरी मदर को, बिल्कुल सही आपने कहा, मेरी मदर को एलर्जी इश्यूज थे। जैसे कि अगर डस्ट थोड़ा सा भी हो गया तो वो छींकना शुरू करती थी, और छींकना मतलब 50-60 बार छींकती रहती थी। वो ख़त्म ही नहीं होता था, और नाक से पानी बहना, आँख से पानी बहना। ये इवेंचुअली काफ़ी सालों के बाद पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आप भी ये कर चुके हैं, मैंने अपना MD वहीं से किया है बेसिकली जी। तो वहाँ पे वो गई, वहाँ पे उनको कुछ नेजल ड्रॉप्स दिए गए थे, टेस्ट हुआ था, और उससे उसके बाद उनका ठीक हो गया पूरी तरीके से। मैं भी गया था पटेल चेस्ट अस्थमा के लिए, मुझे सिर्फ इनहेलर मिला, ठीक नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं ऑल्टरनेटिव थेरेपीज से, योगा, आयुर्वेदा और न्यूट्रिशनल थेरेपी, योगा में स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्राणायाम, उससे मैंने 2.5 साल में पूरी तरह ठीक कर लिया था। लेकिन हाँ, जेनेटिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, जो मुझे लगता है मुझे मदर से ही आया है। वो ये देखिए, जेनेटिक के साथ साथ जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं ना साथ में, तो उसको और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अब जैसे आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली में थे, तो वहाँ पॉल्यूशन लेवल्स बहुत हाई हैं बेसिकली। तो पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द कॉजेज़। जहाँ अभी मुझे याद है कि जब मैं पटेल चेस्ट में था तो हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर SK छाबड़ा, तो उन्होंने 1998 में ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में दिल्ली में एक स्टडी किया था एस्थमा का प्रिवेलेंस देखने के लिए बेसिकली।
तो उसमें ऑलमोस्ट 10 से 12% के आसपास बच्चे थे जो एस्थमेटिक थे। ये उस वक्त की बात है 98 की। अभी तो आप देखिए कि हाल क्या है। तो दिल्ली का एटमॉस्फेयर तो ऐसा है कि अगर आप पॉल्यूशन वाले दिन निकलें तो ऐसा होगा कि करीब 20-25 सिगरेट आपने एक दिन में पी लिए हैं बेसिकली। तो मैं बताता भी हूँ, मैंने कभी भी एक कश भी नहीं लिया सिगरेट का। तो लेकिन दिल्ली में रह के इतने 20-25 सिगरेट हर रोज़ पी लिए। मेरे पापा माइनिंग इंजीनियर थे, तो हम लोग धनबाद, जो कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है, जी जी जी, वहाँ पे हम लोग पले बड़े थे। तो एक छोटा सा टाउनशिप टाइप का होता है जिसको कोलियरी बोलते हैं। उसमें बहुत सारे माइंस होते हैं, अंडरग्राउंड माइंस, फिर ओपन कास्ट माइंस। और वहाँ पे शुरू में बचपन में मुझे याद है कि कोयला जलाया जाता था और फिर उसको बेचा जाता था, जो भी तरीका होता होगा। तो जैसे बंगलोज होते थे, पापा ऑफिसर थे तो बंगलोज दिए गए थे। सुबह अगर आप पोछा लगाएंगे उसके कुछ घंटे के अंदर कोल डस्ट चारों तरफ फैल जाता था। बाद में फिर उसको रोका गया कि नहीं, इस तरह रेजिडेंशियल एरिया में नहीं करना है, तो वो जाके बंद हुआ। लेकिन काफ़ी टाइम तक तो यही होता रहा। लेकिन उसके बावजूद मुझे वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब दिल्ली आया तो वो कोल डस्ट से का भी बाप निकला। इसमें भी बेसिकली ना पार्टिकल साइज पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे कोल पार्टिकल्स हैं, अगर वो उनका साइज बड़ा है तो वो क्या होता है कि आपके ना ऊपर ही, मतलब नोज के लेवल पे या बिल्कुल जो आपके ऊपर के एयरवेज हैं वहीं फिल्टर आउट हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो पार्टिकल साइज अगर बहुत कम है, माइक्रोन्स में है, तो वो आपके फिर अंदर तक जाता है। और जब रिपीटेड इंसल्ट अंदर होती रहती है तो देन योर इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स रिएक्टिंग अगेंस्ट इट। तो जैसे अभी ये पार्टिकल साइज की बात आई, तो इसमें अभी जो एक और जो चीज़ आई है बेसिकली, और जिसको मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर भी नहीं है। अभी जो है, हम लोग तो प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। आप कहीं भी जाइए, आप घर में देख लीजिए, आप कहीं शॉप पर जाइए, आप प्लास्टिक की बोतल से पानी पी रहे हो। कितनी प्लास्टिक की चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में, घर बाहर सब जगह हैं बेसिकली। तो अभी जो नए जो स्टडीज़ हुए हैं उसमें, और ये सब लेटेस्ट स्टडीज़ हैं, जिसमें कि पता चलता है कि ये जो प्लास्टिक के जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं या नैनो पार्टिकल्स हैं, तो आप इनको जब इनहेल करते हैं तो ये आपके लंग में डीप तक जाते हैं। और ये भी एक तरीके का जो है, ये वन ऑफ द कॉजेज़ में आ रहा है कि जो कि आपको एस्थमा कर सकता है। और एक और बहुत ख़राब डिजीज़ होती है लंग्स की, दैट इज़ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जिसमें कि जो आपके एल्वियोलाई हैं वो सारे श्रिंक कर जाते हैं बेसिकली। तो ये ILD कर सकता है। इवन नाउ दे से कि ये कैंसर भी कर सकता है। और जो प्लास्टिक के जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो आपके एल्वियोलाई को क्रॉस करके और आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो अभी एक केस ऐसा भी डिटेक्ट हुआ कि जिसमें ये जो हमारे हार्ट के जो आर्टरीज होते हैं, कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, तो उसमें ब्लॉकेज था। तो जब उसको जांचा गया तो उसमें पता चला कि उसमें ये प्लास्टिक के जो थे नैनो पार्टिकल्स थे उसमें। तो ये भी एक कॉज जो है सामने आ रहा है। दूसरा, आप जो जिस चीज़ के बारे में लोग फिर से सोचते भी नहीं होंगे, जब जैसे हम जो गाड़ियां ड्राइव करते हैं, हम कहते हैं ठीक है, उसका गाड़ी का तो जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है बिकॉज ऑफ फ्यूल एंड ऑल, वो तो सारा है ही। लेकिन आपके जो टायर हैं वो जब फ्रिक्शन करते हैं, वो टायर जो घिस रहा है आपका, वो जा कहाँ रहा है, वो जा कहाँ रहा है। तो वो जब सड़क के साथ उसका फ्रिक्शन होता है तो वही उसमें जो आपके प्लास्टिक के जो है माइक्रो पार्टिकल्स बनते हैं, सारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम इनहेल करते हैं, हमारे लंग्स में जाते हैं। तो ये सारा कुछ डेट्रीमेंटल है हमारे लंग्स के लिए और हमारी हेल्थ के लिए। तो इसमें फूड ग्रेड प्लास्टिक का कोई वैल्यू है? जैसे कि टिफिन्स होते हैं और बहुत सारे जी। बॉटल्स होते हैं जिसमें लिखा रहता है फूड ग्रेड प्लास्टिक है और आप यूज़ कर सकते हैं, तो क्या वो सेफ रहता है या वो? देखिए, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है बेसिकली। अब इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर आप कोई भी प्लास्टिक है या कुछ भी है, अगर वो हाई टेम्परेचर में है उसको, तो वो कुछ ना कुछ तो उसमें करेगा ही बेसिकली। वो प्लास्टिक के जो केमिकल्स हैं आपके खाने में आएंगे ही बेसिकली। ठीक है, अब ये तो सारा आज की डेट में सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे लेबल हो जाती हैं कि जिससे कि आप सोचें कि हाँ ये सारी चीज़ें सेफ़ हैं। मैं तो कहता हूँ आपके घरों के ऊपर जो प्लास्टिक की टंकियाँ लगी होती हैं बेसिकली, प्लास्टिक की टंकियाँ, गर्मी में देखिए आप टेम्परेचर दिल्ली में तो 50 को क्रॉस कर गया। इवन इस बार हमारे यहाँ देहरादून में जो टेम्परेचर था, इट टच्ड अराउंड 45 डिग्रीज। तो अब इस टेम्परेचर पे आपका पानी उस प्लास्टिक की टंकी में स्टोर है, तो वो कुछ ना कुछ केमिकल तो उसमें जाएगा ना पानी के अंदर, जिसको कि हम फिर यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही बेसिकली। तो ये जो वाटर प्यूरिफायर होता है, जी, वो भी तो प्लास्टिक का ही होता है एक तरह से, है ना? हाँ, वाटर प्यूरिफायर सारे नहीं, बट हाँ, काफ़ी सारे। हाँ।
वाटर प्यूरिफायर तो एक अलग ही मसला हो जाता है बेसिकली। अब उसमें आरओ वाटर कितना सेफ़ है और क्या टीडीएस होना चाहिए, क्योंकि वो सब चीज़ें भी प्रॉब्लम कर रही हैं। क्योंकि आरओ वाटर का जो टीडीएस अगर आप देखोगे तो अगर आपका म्यूनिसिपल सप्लाई का जो टीडीएस मान लीजिए अगर 300 के आसपास है या 350 के आसपास है, तो आरओ वाटर में वो 10 गुना कम हो जाता है, वो 30-35 और उस पर पहुंच जाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट एन एसिडिक वाटर बट एवरीबडी इज़ यूजिंग इट। तो एस्थमा में किस टाइप के मेडिसिन यूज़ किया जाते हैं? जैसे मैंने एस्थलीन पफ यूज़ किया था, लेकिन और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन डिफरेंट केसेस ऑफ एस्थमा के लिए use बिल्कुल होता है। तो आप कुछ उसके बारे में प्रकाश डालें। बिल्कुल, देखिए इसमें एस्थमा में जो ट्रीटमेंट है उसमें जो 2 मेडिसिन्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने एस्थमा अभी आपको लंग के जो एक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था बेसिकली, तो हमारे जो एयरवेज हैं, अब एयरवेज जो है हमारे श्रिंक करते हैं बेसिकली, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं जब कोई पार्टिकल अंदर आता है। तो वो कैसे श्रिंक करते हैं बेसिकली या कैसे कंस्ट्रिक्ट करते हैं, तो एयरवेज स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि एयरवेज के अराउंड होती हैं। तो वो मसल्स जब टाइट हो जाती हैं तो उससे एयरवेज जो हैं कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं बेसिकली। और दूसरा हमने बात की थी कि उसमें इंजरी हो जाती है, एयरवेज के अंदर इंजरी हो जाती है। तो अगर अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एक तो हमें एयरवेज को खोलना है क्योंकि वो कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो उससे हमारे अंदर सांस पूरी तरह से नहीं आ रही है और उससे हमें दिक्कत हो रही है। दूसरा, जो अंदर इंजरी हो गई थी एयरवेज के अंदर, उसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि ऑलरेडी कंस्ट्रिक्टेड एयरवेज में म्यूकस बन रहा है तो एयरवेज को और ज़्यादा बंद कर रहा है बेसिकली। तो हमें इन 2 लेवल पे काम करना है। तो एक तो ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं जैसे कि सैल्ब्यूटामॉल हो गया, या आज की डेट में फॉर्मिट्रॉल आता है, सेल्मिट्रॉल है, इस तरह से कई सारे नाम से अलग अलग उससे आता है। तो वो क्या, जो मैं लेता था, हाँ, जो सैल्ब्यूटामॉल की जैसे हम बात करें, हाँ, तो सैल्ब्यूटामॉल क्या करता है कि ये बीटा-2 एगोनिस्ट होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स के ऊपर, उस पर एक्ट करते हैं और मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं जिससे कि एयरवे खुल जाता है बेसिकली। और दूसरा जो ट्रीटमेंट का वो है दैट इज इनहेल्ड स्टेरॉइड्स। तो इनहेल्ड स्टेरॉइड्स का काम क्या है कि वो जो हमारे एयरवे में इन्फ्लेमेशन या इंजरी हो गई है जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये उसको कंट्रोल करता है। तो ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकेशंस हैं एस्थमा के लिए। तो इन एस्थमा के मेडिकेशन का कुछ साइड इफेक्ट होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलोपैथिक मेडिसिन का कुछ तो साइड इफेक्ट हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स इनके हैं। पहले क्या था कि मेनली ओरल मेडिकेशंस पे पहले ज़माने में ट्रीटमेंट रहता था, जिसमें कि इवन जो ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं वो भी ओरल सैल्ब्यूटामॉल की टेबलेट्स होती थी, तो उनकी वजह से हमें ट्रेमर हो सकते हैं बेसिकली। दूसरा, अगर हम स्टेरॉइड्स की बात करें, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स नेग्लिजिबल हैं, बहुत कम है। ऐसा नहीं कि नहीं होते, आपके थ्रोट में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या कई बार होर्सनेस हो सकती है वॉइस की। तो इसी वजह से ना हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि जब भी स्टेरॉइड इनहेलर आप ले रहे हैं तो उसके बाद आप अच्छे से गार्गल करें या कुछ घूंट पानी के पिएं, जिससे कि जो वहाँ कुछ जमा रह जाता है स्टेरॉइड वो क्लियर हो जाए बेसिकली। मैंने देखा था कि मैं जो लेता था उसमें तो स्टेरॉइड नहीं था, हाँ, लेकिन वो लेने के बाद इमीडिएटली रिलीफ मिलता था, 2-3 मिनट 5 मिनट में ही रिलीफ मिलता था। बिल्कुल। बट कुछ 10 मिनट के अंदर मुझे एनर्जी डिप की फीलिंग आती थी। ओके ऐसा लगता था कि थोड़ा आराम करो। अब इसमें एक और चीज़ है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो खाली अगर हम सिर्फ ब्रोंकोडाइलेटर्स को यूज़ करें अगर, तो वो आपके एयरवेज को तो डायलेट कर देंगे, ठीक है, और आपको थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद में आपके एयरवेज फिर से कंस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें जब तक आप वो जो इंजरी या इन्फ्लेमेशन आपके एयरवेज में हुआ है, जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करोगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप उसको ट्रीट कर लोगे तो उसके बाद ये जो एयरवे का कंस्ट्रिक्शन है वो भी बंद हो जाएगा, म्यूकस प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इनहेल्ड स्टेरॉइड्स जो हैं वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहते हैं, मतलब दे आर कॉल्ड प्रिवेंटिव मेडिकेशंस, और ये जो आपके सैल्ब्यूटामॉल वगैरह हैं इनको हम रेस्क्यू मेडिकेशंस बोलते हैं बेसिकली। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जो हमारी इम्यूनिटी है वो इम्बैलेंस्ड हो गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये जो है ये दुश्मन है या नहीं है। तो कुछ पार्टिकल आ रहा है, उसको लगता है ये तो दुश्मन है, तो फिर वो उसको बंद कर देता है, और जो बंद करता है तो फिर हवा भी आनी बंद हो जाती है, ऊपर से वो म्यूकस भी थ्रो कर देता है जिससे वो ट्रैप कर ले। तो एक्चुअली हमें बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चक्कर में ये हो जा रहा है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस है जिसको कि बोलते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस,
ठीक है। अब हाइजीन हाइपोथेसिस का, अब इसको हम एक दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि एक कोई इंसान है या कोई बच्चा है जिसको कि जो कि सोसाइटी में किसी से मिलता ही नहीं है, लोगों को जानता ही नहीं है और अलूफ रहता है बेसिकली। तो अब सडनली वो अगर कहीं कोई उसको कन्फ्रंट करे या करे जिसको वो जानता ही नहीं है, तो वो कैसे बिहेव करेगा? वो बेसिकली जिटरी हो जाएगा, बेसिकली उसको समझ नहीं आएगा कि ये कौन है या मुझे क्या करना है या बचने के तरीके वो करेगा। और जो इंसान लोगों से मिलता जुलता है, सबको जानता है अपना, तो वो पहचानता है कि हाँ ये ठीक है, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी है, वो उसको घर में भी बैठा लेगा, वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा उसके लिए। तो हाइजीन हाइपोथेसिस में यही है कि बड़ी सारी स्टडीज़ हैं कि आपको पता चलेगा जो बच्चे गाँव वाले होते हैं उनमें अस्थमा बहुत कम होता है। बिकॉज ये बच्चे क्या होता है कि धूल मिट्टी में खेलना, तरह तरह के इन्फेक्शंस, ये वो इधर उधर सब तरह के एलर्जेंस जो है उनके बचपन में, वो दे आर एक्सपोज टू ऑल काइंड ऑफ एलर्जेंस। तो उनका इम्यून सिस्टम उन सबको रिकॉग्नाइज करता है और उनके साथ वो बना के रखता है, उसको पता है कि ये इससे कोई डेंजरस नहीं है ये, तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता उसके अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं, उनमें क्या है कि उनका इम्यून सिस्टम कभी एक्सपोज ही नहीं हुआ इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और जब पहली बार किसी एलर्जन को वो एक्सपोज होगा तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही एग्रेसिवली एक्ट करता है, जिसमें कि एयरवे को कंस्ट्रिक्ट कर देना, म्यूकस बनाना, ये सब करना, वो सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली। ये ज़रूरी नहीं है कि हाइजीन हाइपोथेसिस ही कारण है इसका, बट एक वन ऑफ द कॉजेज है बेसिकली। बल्कि यूएस में मेरी सिस्टर रहती है, जी। 2 सिस्टर रहती है वहाँ पर। हाँ। मैंने सुना है कि बहुत ऐसे स्कूल्स हैं, मुझे पता नहीं सारे स्कूल्स में ऐसा होता है या नहीं, बट बहुत ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों को नट्स ले जाना मना है। हाँ। क्योंकि नट एलर्जी इज अ वेरी कॉमन एलर्जी दैट हैपेंस। यस। इंडिया में नट एलर्जी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ। है, लेकिन बहुत रेयर रेयर है बेसिकली। इतना वो नहीं है कि बिल्कुल आप ना लेके ही नहीं जाएंगे, मतलब मैंने भी ऐसे इतना वो उसमें वो नहीं देखा कि इतने सारे पेशेंट हैं कि जिनको कि नट से एलर्जी हो रही है, तो वो हमारे यहाँ काफ़ी कम है। आप उसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप कोविड पे अगर हम जाएं, थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को ये थी शंका कि जो मुंबई में जो आपकी ये है सारी बस्ती वाला एरिया है, तो जी। तो वहाँ ये था कि वहाँ जब कोविड फैलेगा तो वहाँ कोई बचेगा ही नहीं। हाँ, ठीक है। बट स्ट्रेंजली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग इतने सारे वायरस, बैक्टीरिया और उस सबको एक्सपोज है, उनका इम्यून सिस्टम जो है इट इज़ एक्सपोज टू, तो वो उनको उनकी बॉडी में वायरस गया, लेकिन उनकी बॉडी ने इतना इंटेंस रिएक्शन नहीं किया। ठीक है। हम इसको भी बिल्कुल एक सिंपल तरीके से समझा सकते हैं कि अब आप समझिए कि किसी गांव में 2 टेररिस्ट जो हैं वो छुप गए जाके, तो अब 2 तरीके हैं। एक तो जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है वो उनको लोकेट करे और वहीं जाके घेर के और उनको मार के ख़त्म कर दे। दूसरा ये है कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इतना ज़्यादा जिटरी हो गया है और इतना ज़्यादा घबरा गया है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो उसने पूरे गांव के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया बेसिकली। तो टेररिस्ट तो मर गए, लेकिन जो कोलैटरल डैमेज हुआ दैट इज़ एन इशू। सो ये इम्यून सिस्टम अगर आपका बिल्कुल बुद्ध की तरह है और बिल्कुल चीज़ों को देख परख के रिएक्ट करता है तो आप ठीक रहते हैं, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम अगर बहुत हाइपर सेंसिटिव है तो इट कैन कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब पुनीत जी, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है क्या जो एस्थमा को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है। देखिए इसमें सबसे और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम एस्थमा अगर हमें है, हम किसी और डॉक्टर के पास किसी और कारण से जा रहे हैं, तो हमें उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि हमें एस्थमा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन एस्थमा को प्रेसिपिटेट करने वाले या उसको बढ़ाने वाले जो मेडिकेशंस हैं उनको बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है। और ये ओवर द काउंटर्स होती हैं, जैसे कि डाइक्लोफेनाक सोडियम हो गया, जैसे कि ब्रूफेन हो गई, ये जितने भी पेन किलर्स हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं एस्थमा को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं बेसिकली। उसके बाद ब्लड प्रेशर वाले जो मेडिकेशंस हैं, जिसमें कि जो कि बीटा ब्लॉकर्स होते हैं बेसिकली, तो वो जो हमारे एयरवेज को ना वो कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे कि एटिनोलॉल होता है। तो ये सारे मेडिकेशंस जो हैं हमें हमेशा ध्यान रखना होता है, क्योंकि पेन किलर्स का यूसेज बहुत ज़्यादा होता है और लोग छोटी छोटी बात पर पेन किलर्स ले लेते हैं।
तो एस्थमेटिक्स जो है उनके लिए बेटर है कि अगर पेन वगैरह कुछ है तो वो सिंपल क्रोसिन को यूज़ करें बेसिकली। ब्रूफेन के बारे में आपने बताया, मुझे तो ब्रूफेन से एलर्जी एक टाइम के बाद पता चला कि है, और अगर थोड़ा भी ब्रूफेन किसी चीज़ में रहता था तो मेरी जो आंखें होती थी यहाँ से यहाँ, वो पूरी सूज के इतनी बड़ी हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रूफेन से एक्चुअल में एलर्जीज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और स्पेशली जो इस तरह के हैं जिनको जेनेटिकली जो वो हैं, तो उनको तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए उसको लेने से पहले। अच्छा, क्या अल्कोहल यानी शराब एस्थमा को ट्रिगर कर सकता है? अल्कोहल देखिए, एक तो जो वाइन है, जो रेड वाइन और वाइट वाइन है, उसमें देर आर सर्टेन केमिकल्स विच कैन, जो कि एलर्जिक हो सकते हैं, जैसे जैसे हमने बात की थी नट्स की शुरू में। हाँ। तो उस तरह से वो कई बार एस्थमा को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। कुछ बियर हैं जो वो भी एस्थमा को प्रेसिपिटेट कर सकती हैं। तो इसमें अगर कभी कोई एस्थमेटिक है और आपने वाइन यूज़ किया और आपको लगा कि प्रॉब्लम हुई है, तो बेटर है कि अवॉइड करें बेसिकली। अब ऑब्वियस सी बात है कि अल्कोहल की बात हुई थी, उसके बाद स्मोकिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैं सीरियसली एक पल्मोनोलॉजिस्ट से जानना चाहता हूँ कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, हाउ मच इज़ इट इंजूरियस, और एस्थमा के पेशेंट्स के लिए स्पेशली कितना इंजूरियस है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं। इसमें देखिए सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको एक सिंपल सा इसका वो बोलता हूँ कि अगर आज की डेट में हम स्मोकिंग हटा दें, दुनिया से स्मोकिंग को वाइप आउट कर दें, तो हमारी आधी बीमारियां जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। क्या बात है। ठीक, हाँ। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और सर से लेके पैर तक बड़ी सारी जगह पर वो बीमारी कर सकता है बेसिकली। ठीक है, इसमें CVA हो गया, मतलब जो सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स होते हैं वो हो गए। उसके बाद में हम नीचे थ्रोट में आएंगे तो हमारा लैरिंग्स का कैंसर, जो वॉइस बॉक्स होता है उसका कैंसर हो गया। फिर लंग्स में COPD करता है। एस्थमा को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एस्थमा को बढ़ाता ही है। उसके बाद में स्टमक कैंसर हो सकता है। उसके बाद में जो हमारी जो पैरों की जो आर्टरीज होती हैं उनको बिल्कुल वो कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लड फ्लो एकदम ख़त्म हो जाता है। तो उसमें कई बार पैर को एम्पुटेट करने तक की नौबत आ जाती है। तो इसलिए इस तरह से मतलब स्मोकिंग तो एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बख्शेगा नहीं आपको, कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करेगा। और रहा एस्थमा, तो एस्थमा में जैसे हमने बात की पैसिव स्मोकिंग की बात की, अगर घर में कोई पेरेंट स्मोक करता है तो बच्चों को एस्थमा होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट मदर हैं वो अगर स्मोक करती हैं तो उनके बच्चे को जब वो पैदा होगा तो उसको एस्थमा होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हम डेविएट करेंगे इसमें तो इवन पैसिव स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर्स बेसिकली। ठीक है, जापान में एक स्टडी हुई थी जिसमें कि जो हस्बैंड जहाँ स्मोक करते थे उनकी वाइफ को लंग कैंसर बेसिकली हुआ। तो स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स। बहुत लोग पूछते हैं कि कैन आई स्मोक, ये तीन स्टेज है। एक तो कोई पूछेगा ही नहीं, सीधा स्मोक करना शुरू कर देंगे क्लोज एरिया में। हाँ। वो तो बहुत ही रूड है और बहुत ही ख़राब है, ऐसा क्यों करते हैं तो पता नहीं। दूसरे टाइप है जो बोलते हैं कि कैन आई स्मोक। मुझे तो लगता है ये भी पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि डू यू स्मोक। If I don't smoke, then you don't smoke in front of me if it is closed room, right? अगर मैं स्मोक नहीं करता हूँ, क्यों नहीं स्मोक करता हूँ? क्योंकि मुझे स्मोक नहीं चाहिए। तो कैन आई स्मोक जब पूछते हैं तो बहुत बार मतलब शर्मो शर्मी में आदमी बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं है वो, बट दे हैव टू सफ़र। बहुत लोगों को देखता हूँ कैबिन में बैठ के स्मोक कर रहे हैं, क्लोज रूम में कर रहे हैं, अगर बाहर कर रहे हैं तो फिर भी चल जाता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो ये ध्यान रखना चाहिए दूसरों को भी, और लोगों को खुद भी ध्यान रखना चाहिए। पैसिव स्मोकिंग जैसे आप कह रहे हैं, कैंसर भी पैसिव स्मोकिंग हो सकता है, बहुत बड़ी बात है। और ये तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर दुनिया से स्मोकिंग को हटा दिया जाए तो 50% बीमारियाँ खत्म हो जाएगी। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ और एस्थमा का क्या रिलेशन है। देखिए, एस्थमा और मेंटल हेल्थ में रिलेशन है, और बहुत सारे जो एक्सट्रीम टाइप ऑफ हमारे साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं, जिसमें कि एंगर हो सकता है और डिप्रेशन हो सकता है। तो इन सब से ये सब जो फैक्टर्स हैं ये एस्थमा को प्रेसिपिटेट करते हैं बेसिकली। तो एंग्जाइटीज़ जो हैं वो कर सकती हैं। तो इन सब में क्या होता है कि इतना ज़्यादा हमारा हो जाता है, जो हमारी जो मैंने बताया था कि एयरवे स्मूथ मसल्स वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। तो वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो एयरवेज कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और हमारा एस्थमा जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है बेसिकली। हर साल लगभग 500,000 ऑलमोस्ट 4.5 लाख से ज़्यादा लोग एस्थमा से
मर जाते हैं। जी बल्कि एस्थमा को बहुत ही कैजुअली लिया जाता है कि क्या है, हाँ, इनहेलर हाँ, ले लो, क्या है, सिंपल सी कोई चीज़ है, सीरियसली नहीं लिया जाता। 4.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो क्या एस्थमा डेडली है, या फिर क्या ऐसा किया जाए कि एटलीस्ट मैनेज तो हो सके, डेथ नहीं हो? देखिए, एस्थमा अगर हम प्रॉपरली उसको ट्रीट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं तो वो डेडली नहीं होता। लेकिन ये अक्सर जो लोअर इनकम ग्रुप्स में जो इसको अवॉइड करते हैं एस्थमा को, और उसको ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं और कंट्रोल नहीं करते हैं, ये डेथ्स वहाँ ज़्यादा होती हैं बेसिकली। क्योंकि जो एस्थमा का पेशेंट है, मान लीजिए सिवियर अटैक हो गया उसको, तो ही कैन गो इनटू रेस्पिरेटरी फेलियर। हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर में हम चले जाते हैं और कई बार ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इवन आपको एडमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ सकता है, आपको वेंटिलेटर पे रखना पड़ सकता है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर डेथ के जो और कारण है, जो एस्थमा से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर एस्थमा अनट्रीटेड रहता है जी। जैसे कि एक इसमें जो प्रॉब्लम आती है दैट इज़ न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, तो अगर हम बिल्कुल सिंप्लीफाई वे में समझने की कोशिश करें तो जब एस्थमा है जिनको, और हमारे एयरवेज मान लीजिए बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर गए हैं और उसमें म्यूकस भी भरा हुआ है, तो हमें जब हमें सांस नहीं आ रही तो एयर हंगर होता है, तो हम लंबे लंबे सांस, अंदर सांस जितना खींच सकते हैं उसको खींचने की कोशिश करते हैं। तो वो सांस अंदर तो चली जाती है लेकिन फिर बाहर नहीं निकल पाती है, उसको बोलते हैं एयर ट्रैपिंग। तो हम सांस लिए जा रहे हैं लंग में, और लंग हमारा जो है बड़ा 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 होता चला जाता है, उसको हाइपर इन्फ्लेटेड लंग बोलते हैं। तो उसमें सांस को लेने की फिर एक लेवल के बाद में क्षमता नहीं बचती है। तो ऑक्सीजन तो अंदर जा रही थी, लेकिन साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी जो वॉश आउट होनी थी वो भी वॉश आउट नहीं हो पा रही होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी में बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए एक जहर की तरह है बेसिकली। तो हमारे ब्लड में एसिड बन जाता है, हमारी ब्लड की जो पीएच है वो बहुत डाउन चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से बेहोशी हो सकती है, शरीर का ब्लड प्रेशर है जो वो कम हो सकता है बेसिकली। तो इस तरह की जब भी स्थिति होती है तो ऐसे में हमें पेशेंट को इमरजेंसी में ट्रीट करना पड़ता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि एयर इतनी ज़्यादा लंग्स के अंदर जब भर जाती है तो लंग जो है पंक्चर कर जाता है। लंग पंक्चर करता है तो लंग के अंदर से एयर निकल के सारी लंग के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है और लंग पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाता है। इस स्थिति को हम न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं बेसिकली। तो जैसे सिंपल वे में अगर समझाने की मैं कोशिश करूं, जैसे पहले, आजकल तो ट्यूबलेस टायर होते हैं, जैसे पहले टायर होते थे उसके अंदर ट्यूब होती थी, तो ट्यूब के अंदर हवा है, अगर हवा उसमें पंक्चर हो जाए ट्यूब में तो हवा सारी बाहर निकल जाएगी और ट्यूब पूरी बंद हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम स्थिति ऐसे ही होती है। तो पूरा का पूरा एयर लंग से बाहर आ जाती है और लंग के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है और लंग फंक्शन करना बंद कर देता है। और कई बार एयर इतनी ज़्यादा भर जाती है, उसमें वन वे वॉल्व बन जाता है लंग में, कि उसको टेंशन न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। वो पूरा हार्ट को भी प्रेस कर देगी, तो हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा था वो भी नहीं हो पाता है। और इस कंडीशन को अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो पेशेंट की इमीडिएट डेथ इसमें हो सकती है बेसिकली। दूसरा क्या है कि कई बार जो एस्थमा है वो, और स्पेशली उन लोगों में जो लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते, मान लीजिए एक वायरल इन्फेक्शन हुआ, उससे एस्थमा आपका प्रेसिपिटेट हो गया, तो अब ये जो वायरल इन्फेक्शन जिस वक्त रहता है तो हमारे लंग की इम्यूनिटी जो है थोड़ी लो हो जाती है, तो उस समय कई बार सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अच्छा। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होगा तो वो आपके लंग में निमोनिया कर सकता है। निमोनिया एक बार हुआ तो उसको, और साथ में एस्थमा का अटैक भी है, तो ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये कई बार जो बैक्टीरिया लंग्स में जो निमोनिया कर रहे हैं वो अगर ब्लड में चले जाएं तो ब्लड में स्पिल ओवर होकर पूरी बॉडी में वो इन्फेक्शन फैल सकता है, जिसको भी कि सेप्सिस बोलते हैं। उसमें ब्लड प्रेशर का गिरना, किडनी का फेल होना, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक जो है इसमें मोर्टेलिटी का रीज़न एक ये होता है। फिर हमारी बाकी बीमारियाँ हो गई, तो क्योंकि देखिए सारे ऑर्गन्स जो है ना, ये हमारी बॉडी जो है ना एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, तो हर ऑर्गन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और वो जब सिंक में रहते हैं तो सब कुछ हेल्थ ठीक रहती है। एक खराब हुआ तो बाकी सब लोग भी अफेक्ट हो जाते हैं, बाकी सारे ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको किडनी की डिजीज़ है, आपको हार्ट की डिजीज़ है, और आपको या लीवर की डिजीज़ है कोई, या और इसके साथ में आपको एस्थमा का अटैक भी हो जाता है, तो वहाँ फिर मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए।
तो एस्थमा इम्बैलेंस्ड इम्यूनिटी के कारण होता है। बिल्कुल। अब अगर हम होलिस्टिक लिविंग रखें, जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल बेसिकली, जैसे कि हम अच्छा खाएं, अच्छे से एक्सरसाइज करें, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, फिर सोएं जितना सोना ज़रूरी है, और स्ट्रेस लेवल अपना कम रखें, तो क्या हम वापस से इम्यूनिटी को बैलेंस में ला सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, क्योंकि अगर हम सारा देखें तो इसकी जो रूट कॉज है, तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसकी वजह से होता है। तो जब जब हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है तो ये इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होती है बेसिकली। और खाली एस्थमा ही नहीं, बड़ी सारी और भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जो कि इम्यून डिसबैलेंस की वजह से हमारी बॉडी में हो सकती हैं, जैसे आर्थराइटिस है। तो अब इसमें नाउ देयर आर स्टडीज़ जो कि कहती हैं कि योगा या प्राणायाम या जितने भी जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो योगा में बताई गई हैं, मतलब देयर आर इंस्टेंसेस कि जब लोगों ने उसको कंट्रोल किया है, एंड देयर इज़ प्रूफ कि इसमें इनहेलर्स के यूसेज की जो वो है इंसिडेंट वो कम होती है बेसिकली, फ्रीक्वेंसी कम होती है बेसिकली। मैंने तो खुद ही फील किया है, और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था ऑनलाइन। मैंने Quora.com पे आंसर दिया था इस टाइप का एक, और वो थोड़ा वायरल हो गया। फिर इतने क्वेश्चन आने लगे ऑल ओवर द वर्ल्ड से। फिर मैंने एक वीडियो बनाया, हाउ आई क्योर्ड माई इनक्योरेबल एस्थमा, इसी चैनल पे, आशीष लाल यूट्यूब चैनल पे। वो ठीक ठाक था, 1000-1500। कोविड आया तो पता नहीं क्या हो गया, वो वायरल हो गया, फिर वो उस पर लाखों व्यूज़ हो गए। उसमें फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे। इवेंचुअली तो मैंने एक फुल कोर्स बना दिया redashtv.com पे जाके, जिसमें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या कर सकते हैं। उसमें मेन जो है ना, योगा, आयुर्वेदा और न्यूट्रिशनल थेरेपी में मेन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है। और मैंने खुद रियलाइज़ किया था कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते करते मेरा जो 2.5 साल में पूरी तरह ठीक हुआ, उसका यही मेन रीज़न था। बल्कि 2.5 साल में ठीक होने के बाद भी एक चीज़ तो थी कि उसके बाद लगभग 10 साल तक मैं नोट करता था बहुत प्रिसाइजली कि कितने दिन मुझे फिर भी इनहेलर लेना पड़ रहा है। तो हर साल ऑलमोस्ट 10 से 14 दिन मुझे इनहेलर लेना पड़ता था। लगभग 10 साल तक ये चलता रहा, और मुझे 3 ट्रिगर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ा। एक तो था कि डस्ट नहीं आना चाहिए, अगर डस्ट आता था तो ट्रिगर हो सकता था। एक तो था कि ठंड नहीं लगनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और तीसरा था कि अगर मैं 2-3 दिन तक बहुत कम सोऊं तो मुझे फिर से होने के चांसेस रहते थे। तो ये जो 10 से 14 दिन होते थे, यही 3 ट्रिगर के कारण होते थे। तो वो खुद से मैंने रियलाइज़ किया, और मैं प्राणायाम करता ही रहा। मैं मई 2000 से योगा करता हूँ, तो अभी समझ लीजिए 24 साल से ज़्यादा हो गए ये करते हुए। तो आई कैन से फॉर माई सेल्फ प्लस मेनी अदर पीपल, मेरे पापा को 35 साल से ज़्यादा हो गए, पापा मम्मी को योगा करते हुए। तो मैंने सच में देखा है कि कितना अमेजिंग इफेक्ट होता है इम्यूनिटी पे स्पेशली, और मेंटल हेल्थ पे भी प्राणायाम से। जी जी जी। तो और आप बता रहे कि मेडिकल साइंस में भी अब देखा गया है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से फ़ायदा होता है। तो लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, हर रोज़ करना पड़ता है, डिसिप्लिन चाहिए उस चीज़ के लिए। तो वही है बेसिकली। देखिए, इसकी कोई भी शॉर्ट टर्म या मतलब एकदम से इंस्टेंट अगर हम चाहेंगे कि आज मैंने कुछ करना स्टार्ट किया और उससे मुझे कल को आराम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। और इसमें भी जो रीज़न जो इसका है ना, जो हमारे मैंने बताया शुरू में कि जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, जो एयरवे के स्मूथ मसल्स होते हैं, जो एयरवेज को कंस्ट्रिक्ट करते हैं जी, तो उनको ये जो आपकी जितनी ब्रीथिंग टेक्निक्स और वो सब है ना, तो उनको वो रिलैक्स करती हैं बेसिकली। तो आपकी जो कंस्ट्रिक्शन है वो उससे कम होती है जी। तो जैसे मुझे लगता है कि आपसे जैसे पहले भी बात हुई थी, यू आर ए फिटनेस फ्रीक। आप योगा भी करते हैं, आप दौड़ते भी हैं, जिम भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। जिम भी करता हूँ, 15 साल से मैं जिम भी करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ मैं 24 साल से। हाँ, बिल्कुल। अब वेट ट्रेनिंग में जो है, जैसे आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो ठीक है, तो मसल्स एक बार टॉट हो जाती है, लेकिन वेट ट्रेनिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, वो स्ट्रेचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको। हाँ, तो ये जितनी आपकी योगा की जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, वो एक तरीके से जो एयरवे की जो मसल्स हैं उनके स्ट्रेचिंग का काम करती हैं बेसिकली जी। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है, मान लीजिए हम एस्थमा को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपरली, और आपको बार बार एस्थमा के अटैक्स हो रहे हैं, तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं, इनमें होता क्या है, आप बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए कि अब ये इन स्मूथ मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि बार बार उनको कंस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है एयरवे को बचाने के लिए। ठीक है। तो वो बार बार कंस्ट्रिक्ट करते करते, जैसे हम बॉडी बना लेते हैं अपनी, बाइसेप्स और वो सब बना लेते हैं, उसी तरह से ये भी हाइपरट्रोफी हो जाती है इन मसल्स की, स्मूथ मसल्स की। और एक बार जब हाइपरट्रोफी हो जाती है, तो ये जो इसकी जो रिवर्सिबिलिटी है एस्थमा की, वो फिर कम हो जाती है। और
ये क्रॉनिक बन जाता है और इसको फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है बेसिकली। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, इसको कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है बेसिकली। हाँ, मैं जैसे इनहेलर लेता था और साथ में ये करता था, और मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि बहुत लोगों का ये भी रहता है ना कि अरे मेडिकल साइंस की क्या ज़रूरत है, हम योगा से ठीक करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हॉलिस्टिक अप्रोच इसी को कहते हैं। और मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई मेडिकेशन दिया गया है एस्थमा के पेशेंट को और वो नहीं ले रहे हैं कि नहीं मैं इस तरीके से ठीक कर लूँगा, तो उल्टा उनका और एस्थमा एग्रेवेट होता है, वो बढ़ता रहता है, वो खराब होने की स्थिति में है, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। नहीं, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो गोल है इसके ट्रीटमेंट का, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रोज़ सांस फूल रहा है तो आप कैसे काम करेंगे, या बच्चे का एस्थमा का अटैक डेली हो रहा है तो स्कूल ही नहीं जा पाएगा बेसिकली। तो ऐसे कई बार बच्चे आते हैं हमारे पास जिनको कि बहुत कंटिन्यू, और जो पेरेंट्स हैं उनको, क्योंकि बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव इनहेलर्स एक बहुत बड़ा टैबू है। तो ये सारा आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी हैम्पर हो जाती हैं अगर आप एस्थमा को कंट्रोल नहीं करते हो। क्या इनहेलर एडिक्टिव है? ये बहुत लोगों को ये मिथ है या ये सच है? देखिए एडिक्टिव तो नहीं होता है बेसिकली, बट इशू इज़ दिस कि एस्थमा का कोई क्योर नहीं है। तो अगर जिस चीज़ का क्योर नहीं है, अब हम इसको अगर कंपेयर करें ब्लड प्रेशर के साथ या डायबिटीज़ के साथ में, तो जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी लंबा समय लेनी पड़ती हैं, तो उसी तरह से एस्थमा में भी है। तो जब आप इनहेलर्स यूज़ करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, फिर ऑल ऑफ अ सडन आप बंद कर देते हो, तो वो दोबारा से एस्थमा का अटैक या कुछ भी अगर होता है तो आपका ये एक परसेप्शन बन जाता है कि जो इनहेलर्स हैं वो एडिक्टिव है, कि जैसे ही हम छोड़ रहे हैं दोबारा से वो तो डिजीज़ तो आपको थी ही ना, वो तो इनहेलर इस्तेमाल करने से भी पहले आपको डिजीज़ थी। फिर इसमें भी दो सेट ऑफ पेशेंट्स हैं। देखिए कुछ लोगों को सिर्फ सीजनल होगा, जब पॉलन का सीजन होगा तो ये आपका फेब मार्च अप्रैल में उस वक्त होगा, अदरवाइज वो बिल्कुल सही रहेंगे। कुछ लोगों को फिर अक्टूबर नवंबर में होगा, कुछ लोगों को बरसात में होगा। तो इन लोगों को पूरा साल इनहेलर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बेसिकली, ये उस सीजन में लेते हैं और उसके बाकी समय में ये ठीक रहते हैं बेसिकली। बट देर आर सर्टेन पीपल जिनको कि पेरिनियल रहता है, पूरा साल भर रहता है बेसिकली। तो वहाँ आपको एक बार उसको प्रॉपरली कंट्रोल करके जो भी छोटा मोटा डोज है उस पर आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। अच्छा, अगर किसी को एस्थमा अटैक आ गया जी, तो क्या करना चाहिए उसको प्लस उसके साथ वालों को? देखिए इसमें भी एक जो हमने रेस्क्यू मेडिसिन की बात की थी, जैसे कि सैल्ब्यूटामॉल एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा जी। इसी वजह से हम अपने हर पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि चाहे उनको माइल्ड एस्थमा है या कुछ भी है, कि आप एक साथ में सैल्ब्यूटामॉल वाला इनहेलर ज़रूर रखें। आज की डेट में आजकल एक लिवोसैल्ब्यूटामॉल भी आ गया है जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि दिक्कत हो रही है तो आप उसके 2 पफ ले लें। अगर आपको रिलीफ नहीं आया तो 5-10 मिनट के बाद 2 पफ और ले लीजिए। उसके बाद भी रिलीफ नहीं आ रहा है तो फिर रिपीट कर सकते हैं। और मीनवाइल आप जो है अगर आपको लग रहा है दिक्कत ज़्यादा ही हो रही है तो यू कैन ऑलवेज गो टू हॉस्पिटल, एंड यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल। आप उसको हल्के में ना लें। काफ़ी सारे पेशेंट हैं वो कहते हैं कि नहीं जी हमें तो कभी ऐसा अटैक हुआ ही नहीं तो हम नहीं रखेंगे, क्या ज़रूरत है रखने की। मैंने कहा देखिए अगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी कभी ज़रूरत पड़ गई और आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे जब एस्थमा अटैक आता था ना तो शुरू में मैं इनहेलर ही लेता था सिर्फ, और एक टाइम के बाद जब मैं प्राणायाम करता गया, इनफैक्ट मैं 2000 में मैंने योगा सीखा था और 2001 से मैं रेगुलरली प्राणायाम भी कर रहा हूँ। पहले 1 साल मैंने सिर्फ आसन किया था, उसके बावजूद मुझे एस्थमा हुआ था। तो बहुत लोगों को लगता है कि कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से एस्थमा नहीं होगा या ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और मैं खुद बहुत निराश हो गया था कि मैं इतने साल से कर रहा हूँ, 5 साल से, उसके बावजूद मुझे 2006 में एस्थमा हो गया। तो मेरी मम्मी ने बताया था कि योगा में भी स्पेसिफिक प्राणायाम स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो एक उसमें से तो फाइनली तो इतने सालों में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल प्राणायाम्स बनाया, अलग अलग स्पीड पे, अलग अलग कॉम्बिनेशन पे, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। बट उस समय अनुलोम विलोम करके एक प्राणायाम होता है जिसमें नेजल ब्रीदिंग थ्रू डिफरेंट नोज होता है। तो जब मुझे अटैक आता था तो इनहेलर लेता था मैं, और जैसे 6 महीना 1 साल हुआ तो फिर अब 3 बार 2 पफ्स लेता था। उससे कम होते होते 2 बार 2 पफ्स हुए, फिर धीरे धीरे और कम हुआ।
तो तब जब अटैक आता था तो बहुत बार 2 तरीके से मेरा कम हो जाता था। एक तो होता था, मैं एंग्जाइटी होती है जब आपको अटैक आता है तो मैं मेडिटेट बहुत सालों से करता था। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप काम रहें उस टाइम पे तो बहुत हद तक उससे भी कम हो जाता है। तो मैं ब्रेथ पे फोकस करके काम अपने आप को करने की कोशिश करता था, उससे ब्रीदिंग भी काम हो जाती थी, समहाउ कुछ तो होता था। हर बार नहीं होता था लेकिन काफ़ी टाइम, मतलब 30% टाइम से ये वर्क करता था। बहुत बार मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जहाँ भी रहता था वहाँ जाके 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम, और हवा निकलती नहीं थी उस टाइम पे, लगता था एकदम ब्लॉक हो गया, जैसे आप कह रहे हैं अंदर बंद हो जाता है। लेकिन कर करके पुश करके 5-7 मिनट में हवा निकलने लगती थी, तो उससे बहुत बार ठीक हो जाता था। बहुत बार इन दोनों से भी नहीं होता था, तब मैं इन्हेलर लेता था। और ये मैं तब बता रहा हूँ जब मेरा काफ़ी ठीक होने लगा था। तब इनिशियली तो मैं इन्हेलर रहता था, और जो मैंने बताया 2.5 साल के बाद मेरा ठीक हो गया, उसके बाद भी 10 साल तक ये होता रहा कि 10 से 14 दिन 365 दिन में लेना पड़ता था। पहले 365 के दिन लेना पड़ता था। तो मैं इन्हेलर उस समय भी हमेशा ही रखता था थ्रू आउट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मैं जो भी देख रहे हैं ये पॉडकास्ट उनको बताना चाहता हूँ कि ये रखना ही चाहिए, क्योंकि एक अटैक ऐसा हो सकता है सिवियर, जो हो सकता है आपकी जान ले ले। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उसको इग्नोर नहीं किया जाए। अपार्ट फ्रॉम टेकिंग प्रिकॉशंस, आपको इन्हेलर भी रखना चाहिए कि देख लेंगे टाइप से नहीं होता ये, आप कैसे देख लेंगे कुछ तो तरीका होना चाहिए इसका। तो हाँ, इन्हेलर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है थोड़ा टफ भी हो सकता है, लेकिन सब ये जानना चाहते हैं और बहुत इस पे चर्चा होती है, बहुत डिस्कशन होता है, तो मैं आपसे ही ये इसका जवाब जानना चाहूँगा। पहली बात तो मेडिकल साइंस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, मतलब गॉडली टाइप की चीज़ है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जब 1947 में आज़ादी मिली थी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया 32 ईयर्स था। इतनी बुरी हालत थी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो पैदा होते थे उसी समय मर जाते थे या कुछ टाइम के बाद मर जाते थे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 था। अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 है, मतलब डबल से भी ज़्यादा, विच इज़ अनबिलीवेबल। एंड प्राइमरीली एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो हाइजीन और बहुत चीज़ें ठीक हुई, लेकिन प्राइमरीली मेडिकल साइंस के कारण है, मेडिकल साइंस के एफर्ट्स के कारण। तो मेरा ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मेडिकल साइंस के अगेंस्ट ही, ऐसा कुछ नहीं है कि डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, लेकिन ये पूछना ज़रूरी है। वो ये है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ेज तो ठीक है, मेडिकल साइंस ठीक करती है। जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जैसे एस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, एपिलेप्सी है, और भी बहुत सारी हैं, उसमें हमेशा मेडिकल साइंस ये क्यों कहता है कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता और इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। और भाई कैसे मैनेज किया जा सकता है? तो दवाई खा के। कब दवाई लेनी पड़ेगी? हर रोज़। और कब तक लेनी पड़ेगी? मरते दम तक। तो इस पे एक थियोरी है जो कॉन्स्पिरेसी थियोरी बोल सकते हैं या फिर कोई भी थियोरी बोल सकते हैं। वो थियोरी ये है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ये बनाया हुआ है जिससे कि इलाज नहीं हो सके, और आप पूरी ज़िंदगी अगर खाते रहे तो अरबों रुपए उससे क्रिएट होते हैं। लेकिन अगर आप उसको क्योर कर दे 1-2 साल में, 3 साल में, जो भी है, तो फिर तो कुछ भी जनरेट नहीं होगा। तो बिजनेस मॉडल के कारण ऐसा कहा जाता है, ये बहुत लोगों का कहना है। तो मैं इसके ऊपर आपकी राय जानना चाहूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, देखिए, एक जो डिस्कस किया हमने कि हमारी जो अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो बढ़ गई है, वो वहाँ पर जो था ना, दैट वाज जो हमारी एंटीबायोटिक्स उस वक्त जो डिस्कवर हुई, तो उनकी वजह से वो चेंज हुआ। तो उस वक्त के समय पे बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा डेथ होती थी। तो वो कंट्रोल हुआ, मास डेथ होते थे। और उसके बाद हमने देखा जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सारी चीज़ें बढ़ती गई, तो हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस जो हैं वो सारी बढ़ गई हैं बेसिकली। अब यहाँ जो है ना, एक बहुत ही, मतलब इसको हम डिस्कस करते हैं, लेट अस डिस्कस इट आउट। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, मान लीजिए अब मैं अगर आपसे ये प्रश्न करूं कि आप की जो हेल्थ है उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। बिल्कुल आपकी है, ठीक है। अब जितनी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, अब आप देख लीजिए, स्मोकिंग हो गया, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि स्मोकिंग अगर हम नहीं करेंगे तो हमें COPD, जो कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, एस्थमा की ही तरह से एक चीज़ होती है कि वो हमें नहीं होगा, हमें लंग कैंसर नहीं होगा, हमें हार्ट डिजीज़ नहीं होगी, बड़ी सारी चीज़ें, बट स्टिल वी स्मोक एंड वी डेवलप डिजीजेस। और उसके बाद देन वी एक्सपेक्ट कि अब कुछ हो जाए कि साथ के साथ हमारा ये सब ठीक हो जाए। अल्कोहल हो गया,
फिर उसके बाद में ओबेसिटी हो गई, ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेस, ठीक है। तो ये इतने सारे फैक्टर्स हैं जिनको कि हम जानते हुए भी और हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। तो हमने क्या कर दिया है कि अपनी हेल्थ जो है डॉक्टर्स के पाले में डाल दी है, जो कि सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, हम उसको नहीं रख रहे हैं। हमें लगता है कि अरे डॉक्टर तो है, वो देख लेगा, मुझे करने दो, मुझे खाने दो, जो मेरी इच्छा है, मुझे सिगरेट पीने दो, मुझे शराब पीने दो, अरे क्या है, अगर हार्ट की आर्टरी में अगर ब्लॉकेज होगा क्या है, अरे छल्ले डलवा लेंगे, स्टेंट डलवा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, हमें मस्ती कर लेने दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें एक मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सा वो है कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें स्कूल में भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाता, हमारा लाइफ टाइम निकल जाता है और बहुत देर बाद हमें ये सब समझ में आती है। एक हेल्थ और दूसरी वेल्थ, ठीक है। अगर हमें अपने हेल्थ के बारे में बचपन से ही बताया जाए कि ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं, उसके चैप्टर्स हों, इनफैक्ट हमारा एक सब्जेक्ट होता है जो MBBS में पढ़ा जाता है, दैट इज़ कम्युनिटी मेडिसिन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। अच्छा, अरे भाई MBBS में क्यों पढ़ा रहे हो, उसको आप पढ़ाइए पहली क्लास से और उसको थ्रू आउट बताइए कि हम कैसे डिजीज़ को प्रिवेंट करें और अपने आप को कैसे हम जो है स्वस्थ रखें। सेम वेल्थ का है, कोई आपको बताता नहीं कि आपको जब आप कमाना शुरू करेंगे तो आप कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे या कैसे अपने लिए फंड्स क्रिएट, कोई कुछ नहीं बताता है आपको, ठीक है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज़, अब आते हैं बीमारियों के ऊपर। अब जहाँ तक के डॉक्टर का सवाल है, डॉक्टर अब जो भी आप ठीक कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ चलना है और बिजनेस भी है। अब मेडिसिन का क्या हुआ है कि मेडिसिन अब हो गई है सारी प्रोटोकॉल बेस्ड, और जो ट्रीटमेंट की जो है आपकी पूरी गाइडलाइंस बन गई हैं बेसिकली कि मान लीजिए किसी को एस्थमा है तो इसको ऐसे ही ट्रीट करना है, ठीक है। अब एस्थमेटिक आपके पास आया तो मुझे एज पर प्रोटोकॉल उसको ट्रीट तो करना है जी। मैं उसको ये नहीं कह सकता कि आप ये सब मत करिए और ये करिए। हाँ, मेरी ये जिम्मेदारी ज़रूर है कि अगर मुझे उसको अवेयर करना है कि अगर आप ये करोगे तो शायद आप इसको कंट्रोल कर पाओ या क्योर कर पाओ इस चीज़ को, तो आप साथ में जो प्रिवेंटिव ऑप्शंस जो हैं वो भी मुझे उसको साथ में देने चाहिए, पर साथ साथ मेरे को प्रोटोकॉल भी उसका जो है फॉलो करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई पेशेंट है, हाइपरटेंशन का है या डायबिटीज़ का है, अब मैंने उसको किसी ऑल्टरनेट सिस्टम पे डाल दिया कि नहीं जी इससे क्योर हो जाएगा, आपको मैं ये दवाइयाँ नहीं देता, और मान लीजिए कल को पेशेंट को कुछ हो गया, ये पेशेंट की डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, और इन केस अगर वो मेरे अगेंस्ट कुछ केस कर देता है आज की डेट में, ठीक है, अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन उसमें आ गए हैं सारी चीज़ें, तो आपको सब कुछ प्रोटोकॉल बेस्ड करना ही है। ये भी एक उसी का हिस्सा है कि अगर मुझे क्लिनिकली लग रहा है कि मुझे ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मुझे करना पड़ रहा है प्रोटोकॉल की वजह से, अगर मैंने ये कल टेस्ट नहीं किया, कल को कोई भी इश्यू आ गया तो मेरे ऊपर एलिगेशन आ जाएगा कि देखिए इन्होंने ये टेस्ट नहीं किया था, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि अगर मैं प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करूंगा और पेशेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और मेरे अगेंस्ट केस हो जाता है, तो वो तो अल्टीमेटली वहाँ जब जजमेंट होगा तो वो इसी बात पे होगा कि मैंने क्या प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया था प्रॉपर या नहीं किया था। जी। तो ये एक बड़ा ग्रे एरिया है, पर इसमें घूम फिर के सारी बात वही है कि देखिए हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, उसका प्रिवेंशन कैसे करना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम ही अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर बाकी सबको ब्लेम करने से क्या होगा बेसिकली। जैसे आपने बोला ना कि शॉर्ट टर्म लोगों को रहता है कि अरे डॉक्टर देख लेंगे, अभी ये करो, और उस पर ना ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर्स वाले बहुत फिलॉसफी बहुत झाड़ेंगे, सबसे ज़्यादा फिलॉसफी झाड़ते हैं शॉर्ट टर्म प्लेजर्स वाले कि अरे यार ऐश करो, ज़िंदगी में 2 पल की ज़िंदगी है, ये ज्ञान देंगे लेकिन 2 पल की ज़िंदगी है, इसीलिए आप ऐश नहीं कर रहे हैं, आप इसीलिए ऐश कर रहे हैं क्योंकि आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। वो आप थोड़ी बोलते हैं, आपको जो उसका इम्पैक्ट होता है अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं देने से वो बहुत बुरा होता है, और आपको पता है ये बात, लॉन्ग टर्म उसका बहुत बुरा असर रहता है, डेली आप सफ़र करते हैं। मोटापा बोलते हैं ना, ओबेसिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, वो वहीं से शुरू होता है। तो अब अगर आप किसी को बोले कि ये नहीं खाओ, ये अच्छा नहीं है आपके लिए, तो उस पर बोलेंगे अरे 2 दिन की ज़िंदगी है, ऐश करने दो, इतना कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, और वाई डोंट वी हैव प्लेजर्स इन आवर लाइफ। लेकिन पॉइंट ये है कि आपके मोटापे के कारण आपको बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, आपका एनर्जी लेवल लो रहता है, आपका लुक
जितना हो सकता है अच्छा उससे बहुत कम रहता है, जिसके कारण आपको लो सेल्फ एस्टीम होता है, आपको बहुत सारी बीमारियां जैसे कि अस्थमा है और डायबिटीज़ है, 50 बीमारियां, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, वो सब हो सकती हैं लॉन्ग टर्म में। तो प्लेजर कहाँ मिला? प्लेजर तो मिला ही नहीं। तो ये अगर आपकी थियोरी भी है कि प्लेजर एंजॉय करना चाहिए, तो प्लेजर कहाँ एंजॉय किया आपने? बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म मेंटालिटी है। तो इतनी तो सबको समझ में चाहिए, लेकिन कुछ भी ज्ञान देंगे और फिर डॉक्टर को ब्लेम करेंगे कि भाई ठीक नहीं कर पा रहे तुम। यस यस यस। तो आपका क्या योगदान है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना उसमें। ये तो बिल्कुल, मैं टोटली अग्री करता हूँ कि, और ये जो लीगल वाली बात बताई, ये बहुत अच्छी बात है, जिससे जो लोग ये कम्प्लीटली ऐसे बोल देते हैं कि जानबूझ के ठीक नहीं करते, उनको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद एक तरह से वो इम्पॉर्टेंट भी है प्रोटोकॉल, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो क्वैक्स आ जाएंगे, कुछ भी लोग करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। तो मतलब बहुत मुश्किल है जज करना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम गलतियां तो बता सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि तो फिर व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन अपनी हेल्थ के लिए सबसे पहले तो हमें होना चाहिए, ढूंढने पड़ेंगे। तो पुनीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ पेशेंट्स के बारे में जिनका अस्थमा ठीक हो पाया और वो आपके पेशेंट्स थे। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ जो टिपिकल दवाइयाँ उस पर नहीं फोकस करते, आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं उनकी लाइफस्टाइल क्या है, सोर्स क्या है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। बल्कि मैं आपके एक पेशेंट से मिल चुका हूँ मुंबई में, आप तो देहरादून में, मिल चुका हूँ, और उन्होंने मुझे बोला था कि उन्होंने गूगल पे सर्च किया था द बेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट इन इंडिया, क्योंकि उनके बेटे को अस्थमा था। जी जी तो, जी जी। और जो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो सही नहीं होगा, लेकिन जो भी बेस्ट थे वहाँ वो गए, जो गूगल पे जिनका दिखा था वो एक्चुअली वहाँ पे ट्रीटमेंट लेते रहे। इवेंचुअली जब वो आपके पास गए तो उन्होंने आपने सोर्स निकाल के दिया उनको, और उनका 99% ठीक हो चुका है बेटे का, जो जिनकी बहुत बुरी हालत थी। और उन्होंने मुझे ये स्टेटमेंट दिया था कि वो डॉक्टर पुनीत त्यागी सिर्फ उत्तराखंड के बेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के बेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट है। ये तो खैर उनकी वो है, नाराज आवाज जी है बेसिकली, उन्होंने ऐसा बोला मेरे लिए जी, तो काफी गर्व से बोला था उन्होंने। तो आप कुछ पेशेंट्स के बारे में बताएंगे, इससे क्या होगा जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको भी ये बल मिलेगा कि हाँ मैं भी ठीक कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। देखिए इसमें ना हम हिस्ट्री ले रहे हैं अस्थमा की, तो वी हैव टू स्पेंड टाइम विद द पेशेंट, और उसमें डिटेल में हमें बात करनी पड़ती है। तो उसका घर का एनवायरनमेंट क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, कहीं एलर्जन वहाँ से तो नहीं मिल रहा। अब जैसे पर्टिकुलर पेशेंट जिनकी हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो ये जब मेरे पास आए थे ऋषभ बेसिकली, तो इनका क्या था कि मैंने इनका जब इनसे एक सवाल पूछा कि क्या आपके घर में कारपेट है, तो उनके फादर थे जो वो बोले कि नहीं हमारे तो घर में वॉल टू वॉल कारपेट है। तो मैंने कहा आप उसको तुरंत हटा दीजिए। तो देन ही सेड कि उसको हटाना तो मुश्किल है, वो हटा नहीं पाएंगे। मैंने कहा नहीं आपको हटाना ही पड़ेगा अगर आपको ऋषभ का अस्थमा ठीक करना है। तो अल्टीमेटली उन्होंने फिर वो कारपेट सारे थे जो हटाए और उसकी जगह वुडन टाइल्स वगैरह कुछ लगाया, और उसके बाद में ऋषभ जो है ही इम्प्रूव्ड और वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी इनहेलर्स की रिक्वायरमेंट और वो सारी चीज़ें कम आ गई। अब तो इस कंडीशन में है कि कभी मेरे ख्याल से साल में एक आध बार, कभी 2-4 दिन के लिए कभी लेना पड़ता हो। तो जो कारपेट है, एक्चुअली कारपेट इतने सारे एलर्जेंस को रिटेन कर लेता है जो कि आपको बार बार तंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे कुछ लोगों को हम जब डिटेल सिम्टम्स लेते हैं तो उसमें पता चलता है कि दिन में ठीक रहते हैं, लेकिन रात में जैसे ही लेटते हैं बिस्तर में तो तब सांस बढ़ जाती है। जी। तो हमारा क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो स्किन है वो शेड हो रही होती है बेसिकली, और स्किन शेड होकर हमारे मेट्रेस में और सब में इकट्ठी होती रहती है, और हमारी स्किन के ऊपर एक हाउस डस्ट माइट होती है जो कि ग्रो करती है, और इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एलर्जेंस एस्थमा करने के लिए बेसिकली। तो उसकी वजह से ये रात के सिम्टम्स और वो सब होते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, आप जो है मेट्रेस को हर हफ्ता 10-15 दिन में एक बार अच्छे से झड़वा के और उसको धूप दिखा दें। फिर कई घरों में सीलन है, कमरे में फंगस लगा हुआ है, अब आप उसको, वो एक एलर्जन का सोर्स बन गया आपका। तो आप जब भी घर में जा रहे हैं, कमरे में जा रहे हैं, तो आपके सिम्टम्स जो है बढ़ रहे हैं बेसिकली। तो ऐसे बड़े सारे केसेस थे जिनका हमें रूम चेंज कराना पड़ा, या उनको कुछ ने तो बोला कि अब सीलन इतनी है फ्लैट में कि ये ठीक ही नहीं हो पा रही है। तो अल्टीमेटली वो रेंटल था फ्लैट उनका, तो उन्होंने फ्लैट चेंज किया, तो ऐसे उनके सिम्टम्स जो है इम्प्रूव किए।
तो इन सब बारीक चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ओबेसिटी। तो ओवरवेट होने से क्या होता है कि उससे भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ख़राब होता है बेसिकली। तो ओबेसिटी अगर हम अपना वेट कम करते हैं तो कई सारे पेशेंट्स में जो है अस्थमा कंट्रोल हो जाता है। मेरे अपने एक पेशेंट थे, तो एक बार जस्ट वो उन्होंने मुझे ऐसे, वो काफ़ी ओबीस थे, तो उन्होंने कहा कि अरे डॉक्टर साहब आप तो बड़े स्लिम हो, कैसे करते हो? तो मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं, मैं जिम जाता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। तो देन ही सेड कि क्या मैं भी एक्सरसाइज करूँ? मैंने कहा बिल्कुल करिए, आप एक्सरसाइज करिए। तो इनफैक्ट उन्होंने जिस जिम में मैं जाता था वही जिम ज्वाइन किया और मुझे 1-2 बार दिखे वहाँ पर। उससे पहले क्या था कि वो मंथली मेरे पास दिखाने आते थे। तो फिर मैंने देखा कि कुछ समय बाद वो कई महीने गुजर गए लेकिन क्लिनिक पर तो दिखाने नहीं आया, हॉस्पिटल में नहीं आया। तो एक बार मुझे फिर बाजार में मिले तो काफ़ी स्लिम हो चुके थे, एकदम बढ़िया उन्होंने अपने आप को मेंटेन कर लिया था। तो मिले, कहने लगे अरे डॉक्टर साहब मैं तो बहुत ठीक हूँ, जब से मैंने वेट कम किया उसके बाद से मुझे अस्थमा का अटैक ही नहीं आया। तो एक ये है। ओबेसिटी के साथ एक और प्रॉब्लम है। अब ओबेसिटी के साथ क्या होता है, एक स्लीप एपनिया सिंड्रोम होता है। ये लोग स्नोरिंग करते हैं। स्नोरिंग की वजह से रात में सांस की नली बंद हो जाती है, उससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपके ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं और इससे स्लीप एपनिया की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कार्डिक हो सकती है, साइकेट्रिक हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जिन लोगों को ये स्लीप एपनिया सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, जो उनका अस्थमा भी अक्सर अनकंट्रोल्ड रहता है और कई बार वो डायग्नोस नहीं हो पाता। वो कहते हैं कि अरे हम तो इनहेलर भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन तब भी ठीक नहीं हो रहा है, रोज़ प्रॉब्लम हो रही है। तो जितने भी ये पेशेंट हैं, जितने भी अस्थमैटिक हैं जो ओबीज हैं और उनका अस्थमा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसका कारण ये स्लीप एपनिया सिंड्रोम हो सकता है बेसिकली। और स्लीप एपनिया सिंड्रोम के बड़े सिंपली उससे डायग्नोस किया जा सकता है उसको हिस्ट्री से, कि रात में आपको चोकिंग से, आपको स्नोरिंग होती है, रात में आपको चोकिंग सेंसेशन होती है, जब आप सुबह सो के उठते हो आपका सर दर्द रहता है या आपको थकान लगती है, आपका मन करता है कि मैं और सो लूँ, और दिन में आपको जहाँ कहीं भी आप बैठते हैं तो आपको तुरंत नींद आ जाती है। ये सारे सिम्टम, तो इसका मतलब आपको स्लीप एपनिया सिंड्रोम है। आपको उसको ट्रीट करना होगा, तब आपका अस्थमा जो है कंट्रोल होगा। तो सोर्स पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपने जो ये बोला कि मैट्रेस को धूप दिखाना चाहिए 15 दिन में, ये तो पहले के ज़माने में तो बहुत कॉमन ये होता था कि धूप दिखाया जाता था। अब क्या प्रॉब्लम है, जो मैं आपको मुंबई के बारे में बताता हूँ, मुंबई में 4 महीने बारिश रहती है ऑलमोस्ट। जी 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 जी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऑलमोस्ट जी। तो जून मिड से शुरू हो जाती है। बहुत डैम्प रहता है, मतलब अगर कपड़े आपने बालकनी में फैलाए तो कभी कभी 4-4 दिन तक सूखते नहीं है, ये हालत हो जाती है। कि बारिश होती रहती है, फिर कभी नहीं हुई, फिर बारिश होती रहती है। और धूप जो होती है फ्लैट सिस्टम में, हर साइड धूप आती ही नहीं है, तो बेड पे वो आना भी बहुत मुश्किल है। कोई तरीका हो सकता है क्या हमारे जैसे लोगों के लिए? नहीं, उसके लिए भी देखिए उसके ना कवर्स आते हैं जो कि ये सब चीज़ों को, एलर्जेंस वगैरह को रिटेन नहीं करते हैं। अच्छा। तो अगर आप उनको सर्च करेंगे तो आपको ऐसे पिलो कवर्स भी आते हैं और इस तरह के मैट्रेस के कवर्स भी आते हैं बेसिकली, तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, राइट न्यूट्रिशन का क्या इम्पैक्ट होता है अस्थमा के पेशेंट्स पे, और क्या आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे न्यूट्रिशन के एंगल से? देखिए, न्यूट्रिशन, बहुत सारे जो पेशेंट्स हमारे होते हैं उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो अगर हम मेन एलर्जेंस की बात करें जिनकी वजह से अस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है, उसमें नट्स हो सकते हैं, ठीक है, और सी फूड हो सकता है, कई बार मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो वो भी आपको अपने आप जज करना पड़ेगा कि आपने इनमें से कुछ लिया और उसके तुरंत बाद आपको मान लीजिए छींकें आ रही हैं, नाक से पानी आ रहा है या खांसी हो रही है, बलगम बन रहा है, तो और उसको फिर आप अवॉइड करके देखिए। अगर आप अवॉइड करने से आप ठीक रहते तो आप उसको हटा दीजिए, उसको मत, उस चीज़ को सेल्फ एक्सपेरिमेंट करना होगा, ट्रायल एंड एरर से पता चलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये है। ऐसे तो आजकल एलर्जी के लिए टेस्ट वगैरह भी होते हैं, लेकिन उसमें कई बार बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जिनका कि बहुत रिलेवेंस नहीं होता है। तो और दूसरा देखिए, फिर इस तरह के खाना जो कि आपकी इम्यूनिटी को ख़राब करे, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। जितने भी पैकेज्ड फूड हो गए और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं तो उनको अवॉइड करें। हाँ, प्रिजर्वेटिव वाले, प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो अस्थमा कर सकते हैं। कई बार चॉकलेट वगैरह हैं, इन सब से बढ़ सकता है। तो ये है।
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पे खैर खाने की बात नहीं है, मुझे ध्यान आया, इसको भी मेंशन कर देना ज़रूरी है। कई बार जो घर में लोग पेट्स रखते हैं तो उनके जो हेयर होते हैं उनसे हो सकता है, तो उसमें बड़ा ध्यान रखना होता है कि आपके घर में बिल्ली है, कुत्ता है या बच्चा आपका, या आप उसके आसपास जाते हैं तो आपके छींकें आना शुरू हो जाती हैं, खांसी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आपको पेट अवॉइड करना चाहिए घर में। कुछ कॉमन मिस्टेक्स आप बता सकते हैं अस्थमा पेशेंट्स के बारे में, जिसके कारण उनको होता है, और जो आपको विजिट करते हैं और आप रेगुलरली देखते हैं कि ये मिस्टेक्स अगर ये नहीं करते तो इनको अस्थमा ही नहीं होता, अगर होता भी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता। मतलब प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ जो आप हमेशा बोलते हैं। हाँ, देखिए उसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही आ जाती है, स्मोकिंग आ जाती है, एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है। तो बहुत सारे लोग हैं जिसमें काफ़ी लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो पीयर प्रेशर है या कुछ भी है या उनके अपने स्ट्रेसेस हैं तो उसमें छोड़ नहीं पाते हैं। और आजकल तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप एडिक्ट भी हैं तो निकोटीन पैचेस आते हैं, और बीच में अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो साइकेट्रिक हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ें वही हैं जो जैसे आपका वेट ओवरवेट है तो आप वेट कम करिए। ठीक है। तो ये सारी जो लाइफस्टाइल जितनी मॉडिफिकेशंस हैं वो आप कर सकते हैं। फिर जैसे आप बता रहे हैं, जैसे जितने भी ये योगा वाले जो ब्रीथिंग है, प्राणायाम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, अनुलोम विलोम हो गया बेसिकली। अब इशू यहाँ ये है कि जितने भी आप प्रिवेंटिव, जब भी आप किसी को कुछ बताते हो कि ये करिए, तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं हर बार जब फॉलोअप पे पेशेंट्स आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस की, तो वो कहते हैं कि नहीं की। जो चीज़ फ्री की है उसको लोग नहीं करते हैं। लोग बेसिकली बिल्कुल T20 वाले मोड पे रहते हैं, उनको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए कि खुद अपने आप कुछ नहीं करना पड़े, आप कुछ एक गोली दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए कि जिससे कि मैजिक पिल चाहिए बेसिकली सबको। तो वो ये समझते नहीं है कि जब तक आप रेगुलरली किसी चीज़ को नहीं करोगे तो तब तक उसका फ़ायदा नहीं होगा बेसिकली। बल्कि ये मैजिक पिल वाले से भी याद आया, जो अभी आपने बोला ना कि आपको ट्रायल एंड एरर से पता करना पड़ेगा कि जी किससे आपका अस्थमा ट्रिगर होता है। तो मैं इंजीनियर हूँ IIT दिल्ली से, तो एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ होती है इंजीनियरिंग में जो सिखाया जाता है एक्सपेरिमेंट्स में, जो ऑब्वियसली मेडिकल साइंस में भी सिखाया जाता होगा, कि अगर 5 फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपको सपोज ये हो रहा है, तो आपको पता करना है कौन सा फैक्टर है जिसके कारण हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, 4 फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं, एक को चेंज करते हैं। ठीक है। तो फिर देखते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, फिर आप उसको भी कांस्टेंट रखते हैं, अगले के साथ वो चेंज करते हैं, फिर एक पे आप देखते हैं कि अरे ये जब मैं कर रहा हूँ ना कांस्टेंट, तो इसके कारण हो रहा है। सो नाउ यू नो कि ये जो एक फैक्टर है उसके कारण इश्यूज क्रिएट हो रहा है। बट इसको और ये मैंने जो बताया ना, मेरे 3 ट्रिगर्स थे जो काफ़ी लंबे, एक तो कम सोना 2-3 दिन तक लगातार, या फिर ठंड या डस्ट, तो यही सिर्फ 3 थे। और इसको पता करने में मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने से ज़्यादा की मेहनत, ये ट्रायल एंड एरर करके, क्योंकि पता नहीं चलता ना, लगता है इसके कारण शायद हुआ इसके, तो उसमें भी कितनी मेहनत है, अवेयरनेस है, कितनी मेहनत है। नहीं तो मैजिक पिल अगर चाहिए बस कि भाई ये हो रहा है आप बताइए क्या होता है, तो फिर वो बहुत मुश्किल है। और डॉक्टर आपके साथ तो नहीं बैठे रहते ना 24 घंटे, आप अपने साथ रहते हैं, तो आप सबसे अच्छे से जज कर सकते हैं मेरा ट्रिगर क्या है। तो हाँ, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, ये मैजिक पिल वाले से नहीं होगा। एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम, है ना। हाँ, उसमें आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा बेसिकली, अपनी हेल्थ के लिए एफर्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। कुछ कॉमन प्रिकॉशंस आप बता सकते हैं एस्थमेटिक्स के लिए? देखिए, इसमें प्रिकॉशंस हम जैसे फिर वही बात आ गई, प्रिवेंशन की बात आ गई बेसिकली। अब इसको हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। देखिए, अब जैसा मैंने डिस्कस किया था शुरू में, सिजेरियन से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको अस्थमा होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो अगर आप शौकिया सिजेरियन के लिए मत जाइए, नहीं तो बच्चे की हेल्थ उससे अफेक्ट होती है। दिस इज अ नोन फैक्ट। शौकिया सिजेरियन एज इन कि इस डेट को बर्थ करेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो लोग पेन्स नहीं लेना चाहते, ठीक है, लेबर पेन्स नहीं लेना चाहते, तो उनका ये रहता है कि भाई ठीक है आराम से। या कई बार लोगों को ये करना है कि भाई इसी दिन का बर्थडे इस डेट पे फिलहाल होना चाहिए, तो उस हिसाब से टेलर मेड वो चीज़ें हो जाती हैं। बहुत बार ये भी होता है, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे नॉर्मल लेबर से हो सकता है बच्चा, तो वो लोग जानबूझ के बोलते हैं कि आप सिजेरियन कीजिए। वाई? बिकॉज पैसे उसमें ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक बिजनेस वाला एंगल दूसरे साइड का भी रहता है। नहीं, उसमें 2 चीज़ें हैं। डॉक्टर की लाइफ भी ईजी हो जाती है। सिजेरियन करना है, आपको पता है इस वक्त आएंगे, 15-20 मिनट का काम है, किया,
अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी करनी है, आपको नहीं पता किस समय होगी, हाँ तो आपको जो है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, वो प्रोसेस लेंदी है, तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज कि कब हो जाए आपको नहीं पता। तो इसलिए बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कि ये रहता है। तो जितना हो सके सिजेरियन नहीं करना चाहिए जब तक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा, हाँ हाँ। ठीक है। दूसरा जो मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है बेसिकली बचपन में, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एंटीबायोटिक का इतना मिसयूज़ है कि हल्की सी छींक नहीं आई तो आप ये दे दीजिए, ऑगमेंटिन दे दीजिए, ये हुआ तो ये दे दीजिए। इतना एंटीबायोटिक मिसयूज़ होता है, और इसमें तो जब तक गवर्नमेंट इस सब चीज़ को उस पर नहीं लेगी कि मतलब देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म कि जहाँ लोग ओवर द काउंटर जाकर ऐसे ही विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ ना ले पाएँ, क्योंकि ये आपके गट फ्लोरा को ख़राब करता है। गट फ्लोरा को ख़राब करता है तो फिर आपकी इम्यूनिटी गड़बड़ होती है, और उससे फिर एस्थमा होने के पॉसिबिलिटी रहती है। फिर उसके बाद में पैसिव स्मोकिंग हो गया। अब अगर आप स्मोकिंग, आपके घर में बच्चा आया है ना, आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए, आप उसको स्मोक से एक्सपोज करोगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो एस्थमेटिक हो सकता है बेसिकली। ठीक है। फिर अगर आजकल फिर वो डाइट वाले उस पर आ जाता है। अब आजकल बच्चे आप देखेंगे, ओबेसिटी इंडिया में, पहले बच्चे बिल्कुल पतले दुबले पतले होते थे, हम लोग तो बहुत ही दुबले पतले होते थे लेकिन अभी आप देखेंगे कि उस ग्रुप में भी मतलब 7, 8, 10 साल के बच्चे, मतलब उनकी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि सारा जंक फूड है, वो पिज़्ज़ाज हैं, बर्गर्स हैं, ये है वो है, कैलोरीज वो इतनी ज़्यादा ले रहे हैं बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकें तो एस्थमा की जो इंसिडेंस है वो कम हो सकती है बेसिकली। मतलब जितना नेचुरल और होलिस्टिक लाइफस्टाइल हो उतना ज़्यादा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं कुछ और सवाल पूछना चाहूँगा बस। एक तो कि जो लोग आपसे मिलना चाहें और आपसे कंसल्टेशन लेना चाहें ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप कुछ अपने हॉस्पिटल के बारे में बता सकते हैं जहाँ पे लोग जाके आपसे मिल सकें? हाँ, मैं इस वक्त बेसिकली देहरादून बेस्ड हूँ, और देहरादून में एक ऑलमोस्ट 800 बेडेड हॉस्पिटल है, ग्राफिकेरा हॉस्पिटल। उसमें मैं मेडिकल डायरेक्टर भी हूँ, और साथ में मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ पल्मोनोलॉजी और क्रिटिकल केयर का बेसिकली। तो मेरी अवेलेबिलिटी यहाँ मंडे टू सैटरडे डेली रहती है, और मैं ओपीडी में यूजुअली 11 बजे से 3 बजे तक डेली उपलब्ध होता हूँ बेसिकली। तो कोई ऑनलाइन भी आपसे कंसल्टेशन ले सकता है या फिर देहरादून जाना ज़रूरी है? नहीं, ऑनलाइन भी किया जा सकता है इसी टाइम के दौरान, तो वो वेबसाइट पर अवेलेबल है ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करने के लिए जो लिंक होता है। जो तो पहली बार मिलना चाहिए, उसके बाद ऑनलाइन कंटिन्यू करना चाहिए, इस टाइप का कुछ? यूजुअली क्या होता है कि अगर एक बार हमने पेशेंट को देखा होता है तो एक आइडिया रहता है उसका, तो फॉलोअप्स जितने भी हैं वो फिर सारे हम ऑनलाइन कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है हमेशा। तो आप जो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? आप हिस्ट्री जानते हैं या फिर बस पता चला ये प्रॉब्लम है तो? नहीं, देखिए टाइम तो स्पेंड करना पड़ता है। जब फर्स्ट टाइम आपके पास पेशेंट आता है तो आपको उसके साथ कोई भी डिजीज़ हो या कुछ भी हो, आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि डायग्नोस। और दूसरा उसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी आपको बायस नहीं होना चाहिए। जैसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो बहुत सारे अपने इन्वेस्टिगेशंस या पुराने प्रिस्क्रिप्शंस वो सब लेके आते हैं, तो वो उनका क्या होता है कि अभी पेशेंट का कि आते कि नहीं ये देखिए हमारा ये इलाज चला, वो इलाज चला, तो मैं कभी उस सब को, उनका जो पैकेट होता है उसको मैं टच भी नहीं करता हूँ, मैं उसको दूर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखिए पहले हम बात करेंगे 5-7 मिनट, उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को बाद में देखूंगा, क्योंकि अगर आपने कोई पुराना कोई डायग्नोसिस देखा, वो चाहे भले ही हो सकता है ये गलत डायग्नोसिस हो, तो आप बायस हो सकते हो उससे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेडिकल साइंस में वो हिस्ट्री टेकिंग है। तो हिस्ट्री टेकिंग से आपको आइडिया लगता है कि हाँ अब ये डिजीज़ हो सकती है, और एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके दिमाग में आती है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब ये जो हिस्ट्री जो होती है डिटेल्ड होती है, इसमें ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी आप लेते हो, आप स्मोक करते हो नहीं करते हो, आप अल्कोहल लेते हो नहीं लेते हो, पुरानी और कोई डिजीज़ है, सारी चीज़ों का डिटेल्स आप लेते हो, आपका घर के एनवायरनमेंट में क्या है उस तरह का सब कुछ लेते हैं। और ये सब करने के बाद में फिर आप उस पेशेंट को एग्जामिन करते हो बेसिकली। तो एग्जामिनेशन में जैसे आज की डेट में अगर मैं बात करूं स्टेथोस्कोप की, स्टेथोस्कोप जो है हर कोई डॉक्टरी से रिलेटेड वो है कि डॉक्टर के गले में एक आला रहता है जिसको कि स्टेथोस्कोप बोलते हैं बेसिकली उसकी। लेकिन आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा यूटिलिटी है वो मेरे ख्याल से रेस्पिरेटरी मेडिसिन में ही है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको ना तो एक्सरे पे दिखेंगी ना सीटी पे दिखेंगी, जो जैसे कि वीजिंग साउंड्स होती हैं, तो उसमें आपकी एक्सरे और सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ नॉर्मल आ सकता है बेसिकली। तो लेकिन जब आप वो स्टेथोस्कोप से सुनते हो तो वो आपको जब वीजिंग सुनती है तो फिर आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हो कि हाँ
ये एस्थमा हो सकता है। और भी बीमारियों में वीजिंग हो सकती है, लेकिन एस्थमा इज़ वन ऑफ देम। और उसके बाद फिर आप कुछ जो टेस्ट हैं वो आप करके देख सकते हैं, जैसे कि लंग फंक्शन टेस्ट होते हैं बेसिकली, जिसमें कि स्पायरोमेट्री होता है, और स्पायरोमेट्री करके एक बार हम देख लेते हैं कि क्या एयरवेज में रुकावट है। उसके बाद हम मेडिसिन दे के, इनहेल्ड मेडिकेशन दे के दोबारा से उस टेस्ट को रिपीट करते हैं और देखते हैं कि कितना रिवर्स हो रहा है बेसिकली। तो अगर उसमें एक सिग्निफिकेंट रिवर्सिबिलिटी है तो उससे हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है अस्थमा का। और बाकी डिजीजेस जिनमें इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं उनको रूल आउट करने के लिए कई बार आप रेडियोलॉजी का सहारा लेते हो, आप एक्सरे वगैरह करके देखते हो बेसिकली, और उसके बाद ये रहता है कि आप उनको जो दवाइयाँ हैं वो प्रिस्क्राइब करते हो बेसिकली। कोई सजेशन आप देना चाहेंगे एस्थमा पेशेंट्स को जिनको एस्थमा है? पहले तो मैं कहूँगा कि वो आपका वीडियो देख के ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, उनको ज़रूर सीखें और उनको कोशिश करें। बल्कि मैं आपको सच बताऊं, मेरी बड़ी इच्छा थी कि इस पॉडकास्ट से पहले जो एक्सरसाइजेज हैं उनको मैं खुद अपने आप ट्राई करके देखूं कि उनसे लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं अभी नहीं कर पाया, बट मैं करूंगा उसको। और जब से मैंने आपका वीडियो देखा, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को भी, अपने पेशेंट्स को भी वो फॉरवर्ड किया या लिंक दिया उसका कि आप इन सब को देखें। और बट मैंने साथ में ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में इसमें आराम आ जाएगा, आपको टाइम लगेगा बेसिकली। दूसरा, जितने भी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए, उनसे अगर आप छुटकारा पा सकते हैं या उन चीज़ों पे अमल कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। स्मोकिंग नहीं करें। अगर जेनेटिकली आप एस्थमेटिक हैं तो यू कैन टेक केयर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जितने भी हैं, ठीक है, जिसमें कि सबसे बड़ा, फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे, वही स्मोकिंग कभी ना करें बेसिकली। इवन आपके आसपास अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उसको मना करें या उस एनवायरनमेंट में आप नहीं रहें। अगर आप ओबीज हैं तो आप अपना वेट कंट्रोल करें, या कुछ ऐसे आपका खाना है जिससे कि आपको एलर्जीज हो सकती हैं तो उनको आप अवॉइड करें बेसिकली। ओवरवेट है तो आप अपना वेट कंट्रोल करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ों से, और अभी जो आपका वीडियो अगर लोग देखेंगे, जो एक्सरसाइजेज हैं, इनसे कोई हार्म तो है नहीं, तो इन सब को किया जा सकता है बेसिकली। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर पुनीत त्यागी एक पोएट भी हैं और उनका अपना एक चैनल है जिस पे वो पोएट्री खुद रिसाइट करते हैं शूट करके, और सबको एहसास तो हो ही गया होगा कि उनकी आवाज़ बहुत ही दमदार है और पावरफुल है। तो मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कोई भी एक पोयम पढ़ दें या शायरी या जो भी आप लिखते हो। तो मैं 2-4 लाइनें सुना देता हूँ बेसिकली। और बल्कि मेरी सबसे गुजारिश है कि हम जितने भी लोग होते हैं, हमारे अंदर ना कुछ हमारी हॉबीज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं दबी रह जाती हैं या हम उनको छोड़ देते हैं। तो उनको नहीं छोड़ें और अपने पैशन को अपने प्रोफेशन के साथ जेल करके उसको हमेशा परस्यू करते रहें। तो मैं ऐसा ही अपनी जो पोइट्री वाली है, जो मैं मतलब आप समझिए कि स्कूल टाइम से लिखता हूँ बेसिकली। तो ये कुछ 2-4 लाइनें हैं। कई बार क्या होता है कि आप ऐसी स्थिति में होते हो कि आप उस काम को करना नहीं चाह रहे, लेकिन आपको करना है। तो ऐसी स्थिति में कैसे अपने आप को समझाएं, तो इसके ऊपर ये 2 लाइनें हैं कि कभी खेलना शतरंज खुद से, कभी खेलना शतरंज खुद से, और चाल चलना खुद पर, फिर जीत जाना खुद ही से, खुद को हराकर। क्या बात है। अमेजिंग। तो शायर और डॉक्टर दोनों से हमारी आज मुलाकात हो गई, और मैं गारंटी देता हूँ कि लाखों एस्थमा पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा आज के एपिसोड से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। आपका, आई होप आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। अगर आप कुछ बताना चाहें इस हमारे पॉडकास्ट द रेड ऐश शो में आके आपको कैसा लगा, तो बहुत सही रहेगा। नहीं, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने इस तरह का शो जो है वो किया, और रेड ऐश का जो ये इनिशिएटिव है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और हम लोगों ने, मतलब आपने मुझे एक चैनल प्रोवाइड किया कि जिससे कि मैं ये सारी बातें लोगों के सामने रख सकूं, तो जिससे कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो सकता है। तो आई थिंक आप इसको करते रहिए, और मेरी रेड ऐश से गुजारिश रहेगी कि आगे भी डिफरेंट बीमारियों पर आप दूसरे लोगों को भी ला सकते हैं, जिससे कि जितनी भी हम अवेयरनेस फैला सकें कम्युनिटी में, या लोगों को जितना अवेयर कर सकें कि हाउ टू रिमेन हेल्दी।
तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम रेड एश। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत त्यागी। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट द रेड एश शो में। आपसे हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।